गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लास्ट हम लोगों ने क्लोज किया, स्टार्ट किया और खत्म किया, एक ही क्लास का चैप्टर था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। राइट, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग करेंगे। आज और नेक्स्ट क्लास, दो क्लासेस के ऊपर लगेंगी। राइट, ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। हम सभी लोगों को फ्रेंड्स पता है कि पूरे साल हम लोग काम करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग काम करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2024-25 पूरे साल हम काम करते हैं। काम करने के बाद जब 31 मार्च 2025 निकल जाएगी, फिर हमें उसकी रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न क्या है? एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देनी है, एक डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है कि पूरे साल हमने क्या क्या कमाया। राइट, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमसे मांगा जाता है, वो फॉर्मेट प्री डिफाइंड है और वो आपको प्रोवाइड करना है। और वो जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम। राइट, गुड मॉर्निंग जगराज, गुड मॉर्निंग। राइट, तो फ्रेंड्स क्या है रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139(1). रिटर्न फाइलिंग के जो मेन प्रोविजन है, जो मेन सेक्शन है, वो सेक्शन 139(1) है। सेक्शन 139 के अंदर आप देखोगे सारे रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन, उसका सब क्लॉज 1 मेन प्रोविजन है जो बताता है जी किसको रिटर्न फाइल करनी है, कब फाइल करनी है। राइट, तो ओवरव्यू, अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, certain individuals and entities are required to file return of income in India. This requirement applies under specific conditions and varies depending on the type of taxpayer, income level and financial transaction. Right, तो रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? डिपेंड करेगी टाइप ऑफ टैक्स पेयर, भाई किस तरह का वो टैक्स पेयर है, इनकम लेवल, कितनी इनकम है आपकी, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किए हैं। इन सारी चीजों पर फ्रेंड्स डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है। राइट, मैंडेटरी फाइलिंग फॉर कंपनीज एंड फर्म। कंपनीज एंड फर्म, कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कोई उसके अंदर सेकंड थॉट नहीं है, करना ही करना है। जीरो इनकम तब भी करना है, लॉस है तब भी करना है, इनकम है तब भी करना है, करनी है, हर साल रिटर्न जाएगी। एवरी कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म must file a return of income regardless of whether they have taxable income or incurred in loss. ABC Limited with total income 12,000 is required to file income tax return even though the income is low. 12,000 छोटी सी इनकम है, फिर भी फाइल करनी है। ठीक है जी। देन इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल HUF को कब फाइल करनी है? गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग। राइट, इंडिविजुअल HUF को कब करनी है? बेस्ड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। उनकी ग्रॉस टोटल इनकम देखी जाएगी, भाई कितनी है। Right, any individual or HUF must file a return if their gross total income before claiming exemption under section 54, 54B, D, C, F, G, GA, GB exceeds the basic exemption limit. क्या है इस क्लॉज को समझ लेते हैं। इंडिविजुअल HUF को कब फाइल करनी है? हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और HUF, इनको फाइल कब करनी है रिटर्न? इनको फाइल करनी है जब इनकी इनकम, कौन सी? ग्रॉस टोटल इनकम।
इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उससे एक्सीड करेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है फ्रेंड्स? 3 लाख रुपए। 3 लाख तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता, वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उनकी। यानी कि इनकी इनकम अगर 3 लाख क्रॉस करेगी तब इनको फाइल करनी है। तो इनकी इनकम अगर अप टू 3 लाख है, राइट, इफ अप टू 3 लाख नो रिटर्न, ग्रेटर देन 3 लाख रिटर्न फाइल कर रही है, इनको रिटर्न फाइल करनी है। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें भी साथ में फ्रेंड्स ये बोला कि ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ये 54 सीरीज की कई सारी आपको एग्जेम्पशन दिखेंगी। अब ये क्या है फ्रेंड्स, एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, डिटेल में अगला चैप्टर इसी के ऊपर आने वाला है, कैपिटल गेन। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रेंड्स जब हम निकालते हैं तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। 5 डिफरेंट हेड में ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। नंबर 1 सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन एंड देन अदर सोर्सेस। इनका टोटल जो आता है फ्रेंड्स दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। अब वो कह रहा है कुछ एग्जेम्पशंस हैं उसको छोड़ दो, लेकिन तो कैपिटल गेन फ्रेंड्स जो चैप्टर है अपना, जो कि अगला चैप्टर है, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, कैपिटल गेन क्या है भाई, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदी और उसको सेल कर दिया, जो डिफरेंस है वो मेरा गेन है। मैंने खरीदी 10 लाख की, बेच दी 50 लाख की, खरीदी 10 लाख की, बेच दी 50 लाख की, जो ये 40 लाख का है दैट इज माई गेन, दैट इज माई गेन। मान लो ये गेन हुआ मेरे को, लॉन्ग टर्म गेन हुआ, इसके ऊपर मेरे को टैक्स देना है 12.5%, 12.5% स्पेशल रेट की इनकम है, सपोज 12.5% इस पर मेरे को टैक्स देना है, राइट। अब 40 लाख पे 12.5% कितने हो गया जी, 12.5 लाख पे 40% हो गया आपका 5 लाख रुपए आपको टैक्स देना है इसके ऊपर, राइट। 5 लाख रुपए इसके ऊपर मेरे को टैक्स देना है, 5 लाख रुपए। क्वेश्चन आता है क्या इस टैक्स को मैं बचा सकता हूं कि 40 लाख रुपए जो इनकम आई है मेरी, इस पर मेरे को टैक्स ना देना पड़े। तो इनकम टैक्स के अंदर फ्रेंड्स काफी सारे प्रोविजन है जो एग्जेम्पशन देते हैं। 54 सीरीज के हैं सारे, 54F, 54EC, 54B, 54D, अलग अलग सेक्शंस हैं, राइट, जिसकी कैपिटल गेन के चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। वो सेक्शन बोलते हैं जी आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, अपने पास मत रखो, आप इन्वेस्ट कर दो। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी जी 15 लाख रुपए की। इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया जी 50 लाख रुपए का। 35 लाख रुपए का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पे मेरे को गेन आया। तो सेक्शन 54 बोलता है जी इस गेन को आप इन्वेस्ट कर दो, किसमें, फर्दर नया घर खरीदने में, फर्दर नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में इन्वेस्ट कर दो। और अगर आपने ये पैसा सारा का सारा लगा दिया कहां पर, किसी घर में इन्वेस्ट कर दिया, उसकी टाइमलाइन है, इतने टाइम में आपको घर खरीद लेना है, ऐसा नहीं मैं खरीदूंगा जी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, नहीं, उन्होंने बताया कि इतने टाइम के अंदर खरीद लो। तो आपको जो ये 35 लाख है इस पर कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। इसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी किसमें, सेक्शन 54 में। ऐसे डिफरेंट सेक्शन फ्रेंड्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जो कैपिटल गेन आया उसको आप इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करो और गेन ले लो, बेनिफिट ले लो। ये एक बेनिफिट सेक्शन 54 जो मैंने आपको बताया ब्रीफ में। तो यहां पर फ्रेंड्स जो बोल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर टेकिंग एग्जेम्पशन अंडर सीरीज, जो 54 की सीरीज है उसमें जितने भी हैं सबको उसने बोल दिया हटा दो। तो मान लो फ्रेंड्स यहां पर मेरी सपोज सैलरी से इनकम नहीं है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन से मेरी 10 लाख की इनकम आई, कैपिटल गेन से मेरी इनकम आई, सपोज कैपिटल गेन से 35 लाख की इनकम आई, ये एग्जांपल में 35 लाख, मैंने इसमें से 30 लाख रुपए, राइट, मैंने इसमें और बिजनेस, एक सेकंड मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, बिजनेस प्रोफेशन से मेरी 1 लाख की अर्निंग है, 1 लाख की अर्निंग है, यहां पर 35 लाख रुपए की मेरी इनकम आई कैपिटल गेन की, और इस 35 लाख में से फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 32 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 33 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 33 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो 2 लाख मेरा टैक्सेबल होगा, 2 लाख टैक्सेबल होगा तो कैपिटल गेन से 2 लाख की इनकम आएगी, 2 लाख की इनकम कैपिटल गेन से। मैंने ग्रॉस टोटल इनकम देखा 3 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख, देख के लग रहा है ग्रॉस टोटल इनकम रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम जो मेरी इनकम है अप टू 3 लाख है, तो मेरे को कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं। तो यहां पर लग रहा है रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहा है कैपिटल गेन में बिफोर 54 आपको चेक करना है। 54 की जो आपने डिडक्शन ले ली इसको एड बैक कर दो वापस। तो जो भी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख की है, इसमें सेक्शन 54 की जो डिडक्शन मैंने ली 32 लाख, इसको वापस ऐड करो। 33 लाख की ली ना ये 33 लाख, इसको वापस ऐड बैक करो। और अब देखो इनकम कितनी है, 33 और 3 36 लाख। कह रहा है इसका मतलब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है बट बिफोर ऑल दीज डिडक्शंस एग्जेम्पशंस। कौन सी? 54 सीरीज वाली जो कैपिटल गेन का पार्ट है। तो अगर आपने वहां पर कोई एग्जेम्पशन क्लेम की है कैपिटल गेन के अंदर, राइट, उसको आपको वापस से एड बैक कर देना है ग्रॉस टोटल इनकम में टू चेक कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरे इस केस में आ रही है, राइट। नॉर्मल ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 3 लाख नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। बट जो गेन पे मैंने बेनिफिट लिया उस बेनिफिट को वापस से ऐड करूंगा। समझ लो वो गेन था ही नहीं। अगर वो गेन नहीं होता तो 35 प्लस एक बिजनेस प्रोफेशन 36 लाख की इनकम, 36 लाख की इनकम मतलब मुझे रिटर्न फाइल करनी है। 3 लाख से ज्यादा हो गई, राइट। तो यहां पर फ्रेंड सिंपल वो यही बोल रहा है कि एनी इंडिविजुअल एचयूएफ मस्ट फाइल रिटर्न इफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी सी। अलग अलग पर्पज से फ्रेंड्स ये। इसमें आपको रेजिडेंशियल हाउस सेल किया तो क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अलग है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है उसके ऊपर अलग है, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर अलग है, आपने कोई एसेट बेच के घर में इन्वेस्ट कर दिया उसके ऊपर अलग है। अलग अलग तरह की सेक्शंस है। तो इसमें से सारी नहीं बट कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है जो कि कैपिटल गेन में आपको दिखेगी, राइट। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम 3,55,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 विद नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑल्दो हर टैक्स लायबिलिटी इज निल। She is required to file her income tax return due to income threshold। उसकी इनकम 355 की इनकम पे टैक्स लगेगा, यस लगेगा। 3 लाख तक नो टैक्स, 55,000 पे टैक्स लगेगा, लेकिन 87A में रिबेट क्लेम हो जाएगी, इसकी वजह से उसका टैक्स क्या आएगा, निल। 7 लाख तक निल टैक्स। तो कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी इनकम, मेरा जो टैक्स है वो निल है इसलिए मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करनी। नहीं, टैक्स क्राइटेरिया नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। टैक्स तो मेरा 7 लाख तक कुछ नहीं आता नॉर्मली, तो इसका मतलब 7 लाख तक मुझे फाइल नहीं करनी, नो, ऐसा नहीं है। आपको 3 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, अगर वो क्रॉस की फाइल करनी है, चाहे टैक्स निल है चाहे टैक्स निल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स, मैं किसी और का रिप्रेजेंटेटिव हूं, किसी और के बिहाफ पे मेरे को रिटर्न फाइल करनी है। A person responsible on behalf of others such as guardian or parent must file a return, right। मेरा माइनर चाइल्ड है, राइट, या मैं किसी का गार्जियन हूं, उसकी इनकम क्रॉस कर जाती है 3 लाख, तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की तरह की। मुझे, क्योंकि वो 18 साल से कम का है, वो अपनी रिटर्न अभी फाइल नहीं कर सकता, तो मेरे को फाइल करनी पड़ेगी, उसके नाम पर मैं रिटर्न फाइल करूंगा, राइट। देयर इनकम of the person they represent exceeds the exemption limit before claiming a specific exemption। सेम उस पर्सन की भी देखो 54 सीरीज की जितनी भी एग्जेम्पशन है उसको एड बैक करके क्या बनती है तो जो भी उसका गार्जियन है, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, वो रिटर्न फाइल करेंगे। मिस्टर एक्स माइनर सन हैज इनकम फ्रॉम फिल्म एक्टिंग, अमाउंट 5 लाख। बच्चा है, फिल्म में एक्टिंग करता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे रोल होते हैं उनके पास, वहां से अर्निंग हुई, राइट। मिस्टर एस इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। देन फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंट विद फॉरेन एसेट्स, मेरी फॉरेन में एसेट्स है, यूएसए में मेरी प्रॉपर्टी है, यूएसए में मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंडेटरी है मेरे ऊपर रिटर्न फाइल करना। यूएसए में कोई अकाउंट खोला हुआ है जिसमें मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हूं, यूएसए में कोई अकाउंट खोला है, फॉरेन में कोई अकाउंट है जिसमें मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हूं, मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे जो मर्जी इनकम है, मेरी जीरो इनकम, रिटर्न फाइल करनी है मुझे, राइट। इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि ROR, याद होगा ROR, NOR, NR। तो अगर आप ROR हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो सबसे ज्यादा इंडिया में रहता है, राइट, अगर वो हो और होल्ड एनी एसेट इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी आउटसाइड इंडिया या फिर हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे फॉरेन में मेरी कोई एसेट है या फॉरेन में कोई अकाउंट है जिसमें मैं सिग्नेटरी हूं, तो मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी है, ठीक है जी।
देन फ्रेंड्स, फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होते हैं जिन केस में मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे मैंने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा करवाया, मेरे को रिटर्न फाइल करनी है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जमा करवाया, इनकम मेरी चाहे 2 लाख रुपए है, चाहे मैं लॉस में हूं, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी हो गई। सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा करवाया और इन वन और मोर अकाउंट, एक या मल्टीपल अकाउंट से उनको मिलाकर टोटल 50 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में मैंने पैसा जमा करवाया, रिटर्न मैंडेटरी। इनकम नहीं है फिर भी मैंडेटरी है, तो ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे मैंडेटरी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है भैया ये हो कहां से रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी 1 करोड़ रुपए मैंने जमा करवाया या 50 लाख मैंने सेविंग में जमा करवाया, जी मेरी इनकम तो है ही नहीं। तो नहीं है तो बता दो क्यों नहीं है, ये पैसा आया कहां से, आप एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आप बच जाओगे। बट रिटर्न मैंडेटरी, अब आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फॉरेन ट्रेवल पे एक्सपेंस किया 2 लाख, राइट, एक्सीडिंग 2 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल फॉर सेल्फ और एनी अदर पर्सन, अपने लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए मैंने फॉरेन ट्रेवल, डोमेस्टिक नहीं फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया, राइट, 2 लाख से ज्यादा का पूरे साल में टोटल, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा का आता है पूरे साल का, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये कुछ ट्रांजेक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं कि भैया आप 1 करोड़ से ज्यादा सेविंग करंट में जमा करवा रहे हो, 50 लाख से ज्यादा सेविंग में जमा करवा रहे हो, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा कर रहे हो, या 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है। 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल का मतलब कितना हो गया, राइट, 8,000 रुपए पर मंथ से ऊपर। 8,000 रुपए एक अच्छा अमाउंट होता है बिजली का बिल, मतलब घर में मल्टीपल एसी भी है, नॉर्मली नहीं आएगा 8,000 रुपए किसी का, घर में कम से कम 2-3 एसी होंगे, राइट, काफी सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होंगे, इसका मतलब यू आर फाइनेंशियली अच्छे खासे हो, और आप कह रहे हो मेरी इनकम नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल, रिटर्न फाइल करो। ठीक है जी। एडिशनल फाइलिंग रिक्वायरमेंट, बिजनेस टर्नओवर अगर 60 लाख क्रॉस कर जाती है, मेरे बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 60 लाख क्रॉस कर जाती है, रिटर्न फाइल करनी है, राइट। प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख, मैं बिजनेस है, टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर जाए, मैं प्रोफेशन हूं, रिसीट, राइट, 10 लाख क्रॉस कर जाए, डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, ये सब प्रोफेशन, रिसीट 10 लाख क्रॉस कर गई, इनकी टर्नओवर नहीं होती, इनकी रिसीट होती है, ये सेल नहीं करते, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो रिसीट 10 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करो। टीडीएस टीसीएस, पूरे साल में 25,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा, और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा आपका टीडीएस कट गया, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और पहली चीज, इस टीडीएस या टीसीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए भी, मान लो आपकी इनकम कुछ नहीं है, आपका टीडीएस कट गया 25,000 रुपए का, अब 25,000 गवर्नमेंट के पास चले गए, आपकी इनकम नहीं है तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे ना 25,000 मेरे वापस करो, ये मेरा टीडीएस बेकार का कट गया, मेरी इनकम ही नहीं है, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। यू विल फाइल योर रिटर्न, you will show that there is no income, right, and there is TDS which has been deducted but I am not required to pay any TDS, right। उस केस में मेरे को रिफंड चाहिए आपसे, गवर्नमेंट आपको विद इंटरेस्ट वापस कर देगी, बस वापस करने के लिए पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इन सभी लोगों को फ्रेंड्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इन सबको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की जी, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन जर्नल अप टू 31 जुलाई, इन जनरली 31 जुलाई तक, बट कुछ केसेस में हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस द लास्ट डेट वुड बी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं 24-25 में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनकम कमाऊंगा, यानी ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 25 को, और उसके बाद 31 जुलाई 25 तक मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो यानी कि ये असेसमेंट ईयर 31 जुलाई 25 ऑफ असेसमेंट ईयर, ये इसका असेसमेंट ईयर, इसका असेसमेंट ईयर कब पड़ेगा 2025-26, तो 25-26 असेसमेंट ईयर के अंदर जो 31 जुलाई आ रहा है, इस तारीख तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस, 2-3 केसेस बताए जिसमें आपको 31 जुलाई नहीं, आपको 31 अक्टूबर 25 तक कर रही है, मगर 31 जुलाई नहीं, आपके पास फालतू टाइम है। कौन से केसेस हैं जिनको 31 अक्टूबर तक करनी है, नंबर 1 एवरी कंपनी एसएससी, आपकी कंपनी है, जो मर्जी आपकी रिटर्न है, आप जो मर्जी काम करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर, आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक, राइट।
एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन है, अगर मान लो कोई और पर्सन है, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड आइदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। कोई और एसएससी है जिसका ऑडिट होना है आइदर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कैसे होगा जी, मैं इंडिविजुअल हूं, एचयूएफ हूं, मेरी डेट 31 जुलाई, मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई 1 करोड़, ऑडिट का केस बन गया मेरा। 1 करोड़ से टर्नओवर ऊपर ऑडिट होगा, 50 लाख से ऊपर मैं प्रोफेशनल हूं, रिसीट निकल गई, मेरा ऑडिट होगा। मेरा ऑडिट कहां होगा, इनकम टैक्स एक्ट में। कह रहा है जैसे ही ऑडिट में मैं आया मेरी डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। और क्यों दिए फ्रेंड्स इनको, एकदम जेन्युइन है भाई। नॉर्मली 31 जुलाई का आप सबको टाइम दे रहे हो, उनको क्या करना है जी, उनको अपनी इनकम का हिसाब निकालना है खुद से और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है वो प्रॉपर बुक्स मेंटेन करेंगे, अपने सीए को फिर बुक्स भेजेंगे, सीए चेक करेगा उनका, फिर वो कुछ उसको निकलेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। इन सब में कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा प्रॉपर, राइट, जिसको हम फॉर्म 3CD बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वो पूरी रिपोर्ट बनेगी, वो टाइम लेगी। उसके बाद वो फाइलिंग होगी, उसकी फाइलिंग में भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि मल्टीपल फॉर्म फाइल होने हैं। तो वो कह रहे हैं जी आपको तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 31 जुलाई में आपकी बात नहीं बनेगी, तो आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो। कितना, 31 अक्टूबर तक। आप अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल कर दो, राइट। तो पहले और दूसरे में क्या देखा फ्रेंड्स, कंपनी एसएससी हो चाहे कोई और है जिसका ऑडिट होना है, चाहे इनकम टैक्स में या किसी और सेक्शन में, इन दोनों को फ्रेंड्स एक ही बना दूं। इन दोनों को बस इतना याद रखो, कोई भी एसएससी जिसका ऑडिट होना है किसी भी एक्ट में, बस इन दो को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एसएससी जिसका ऑडिट होना है किसी भी एक्ट में, किसी भी मतलब किसी भी एक्ट में। अब कंपनी एसएससी है, उसका इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट नहीं पड़ रहा, कंपनीज एक्ट में पड़ेगा क्योंकि कंपनी एसएससी का कंपनीज एक्ट में ऑडिट मैंडेटरी है, वहां ऑडिट होना ही होना है उसका, तो वो भी यहां आ गया, राइट। कोई और एसएससी है जिसका ऑडिट होना है, वो भी जो पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है। तो 1 और 2 इतना याद रखना कि कोई भी एसएससी जिसका ऑडिट होना है किसी भी एक्ट में, ठीक है। और तीसरा, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ये क्या है जी, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके 2 पार्टनर हैं ए और बी। इस पार्टनरशिप फर्म की टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, यानी कि इसके ऊपर ऑडिट होगा। ये ऑडिट इसका मैंडेटरी है, इसका ऑडिट मैंडेटरी है। इसका हिसाब किताब कब तक होगा भाई, इसका हिसाब किताब करने के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए जी, 31 अक्टूबर तक का। 31 अक्टूबर तक हम फाइल कर पाएंगे, लॉ बोल रहा है। इसका जब प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा, इसका जब ऑडिट फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका जब प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा, इसकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी, सीए सब चेक कर लेगा, सारा हिसाब किताब बन जाएगा कि हां जी इतना प्रॉफिट है अब आपका फाइनल। उसके बाद वो प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, 50-50% की है तो 50-50%। और जब ये प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा, फिर ए और बी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। यानी ए और बी की रिटर्न फाइनल हो ही नहीं सकती जब तक कि इस पार्टनरशिप फर्म की बुक्स क्लोज ना हो जाए। जब तक ये पार्टनरशिप फर्म अपना सब कुछ हिसाब किताब तैयार नहीं कर लेती, तब तक ए और बी का हिसाब किताब फाइनल ही नहीं होगा। ये बाकी इनकी इनकम है कोई और, तो उसका हिसाब निकाल देंगे, लेकिन कहेंगे पार्टनरशिप फर्म से हमारे पास क्या आने वाला है हमें पता ही नहीं है, हमारा ऑडिट चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला जी ठीक है, आपका जेन्युइन केस, अगर आप ऐसी फर्म के पार्टनर हो जिसका ऑडिट होना है, तो आपकी भी डेट 31 अक्टूबर। आप ऐसी फर्म के पार्टनर हो जिसका ऑडिट होना है, तो आपकी भी डेट 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इन पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं, इनकी भी डेट 31 अक्टूबर, अगर फर्म की डेट 31 अक्टूबर हो गई है, राइट। तो ये फ्रेंड्स आ गया जी, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इनको भी रिटर्न फाइल करना, इनको भी 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है। देन रिटर्न ऑफ लॉस। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम में कोई डाउट तो पूछ लो। मेन सेक्शन इसका ये है रिटर्न ऑफ इनकम का, सेक्शन 139(1). जितने भी लोग टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी रिटर्न लेट नहीं होती, वो सब 139(1) में ही फाइल करते हैं, राइट। मैक्सिमम सारी रिटर्न 139(1) में जाती हैं। अब उसके बाद जो है ना, वो सब बाद की चीजें हैं। मेरे को चेंज करना है जी, मैंने लेट हो गया जी, मेरे ऊपर पेनल्टी आ रही है, मैं बहुत लेट हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए कि ठीक है आप नहीं कर पाए, आपने गलतियां कर दी, आपने ये किया, आपने वो किया, सबके लिए अलग अलग छोटे छोटे कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं। बट मेन सेक्शन 139(1), उसमें कोई डाउट फ्रेंड्स आप पूछ लो।
क्लासेस फ्रेंड्स पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, फ्यूचर की सारी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच पाए। कोई क्वेरी नहीं आई है फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर भी कुछ क्वेरी हो माइंड में आप टाइप कर देना, मैं बीच में आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस क्या है? नॉर्मली मेरा प्रॉफिट है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, लॉस हो गया, मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो क्या मैं लॉस की भी रिटर्न फाइल करूंगा? यस, लॉस की रिटर्न भी फाइल करनी है। कब बताया जी इसके अंदर कि लॉस की रिटर्न कब फाइल करना मैंडेटरी है। रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139(3) बोल रहा है जी, इफ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई दैट इफ टैक्स पेयर इनकर्स लॉस इन सर्टेन इनकम कैटेगरीज एंड इंटेंड टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस फॉर फ्यूचर ईयर्स, दे मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ लॉस विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। क्या बोल रहा है? लास्ट चैप्टर फ्रेंड्स हम लोगों ने किया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ने मुझे क्या बताया कि भाई मेरी कोई लॉस है, मैं उन लॉसेस को क्या कर सकता हूं? दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं। देखा हम लोगों ने इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लो जी। इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ बच गया तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो लॉस हुआ उसको आप अगले साल में ले जाओ। कितने? कुछ में बोला 8 साल, कुछ में बोला 4 साल, कुछ में बोला नहीं होगा और कुछ में बोला अनलिमिटेड। अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग रूल। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो कह रहा है कि अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम से फाइल कर देना। किसमें? विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। प्रेस्क्राइब टाइम कौन सा? सेक्शन 139(1) जो अभी बोला कि भाई 139(1) में जो टाइमलाइन है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर में अपनी रिटर्न फाइल कर देना अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वरना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत भयंकर। तो जिसकी रिटर्न लॉस की है फ्रेंड्स, वो तो सबसे पहले रिटर्न आगे फाइल करेगा कि भूल के भी लेट ना हो जाए, क्योंकि बाकी सबके लिए तो कुछ ना कुछ है आगे, लॉस वाले के लिए कुछ नहीं है। लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड खत्म तो खत्म, और लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया फ्रेंड्स, सीधा सीधा आप ये मान के चलना आपका फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि फ्यूचर में जो इनकम आनी है उस लॉस को मैं सेट ऑफ करके टैक्स बचा सकता था, अब वो टैक्स नहीं बचेगा। 30% के स्लैब में 5 लाख का लॉस मारा गया, 5 लाख पे 30% 1.5 लाख, यानी फ्यूचर में 1.5 लाख रुपए की इनकम बचा सकता था। 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया मैंने अपना, राइट। तो वो कह रहा है जी फ्यूचर ईयर्स के लिए उनको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। दिस एंश्योर दैट द लॉस कैन बी वैलिडेटेड बाय असेसिंग ऑफिसर फॉर फ्यूचर एडजस्टमेंट। ऐसा इसलिए है कि भाई आपने लॉस की रिटर्न फाइल करो सो दैट असेसिंग ऑफिसर आपकी रिटर्न को प्रॉपर वेरीफाई कर पाए कि आपकी जो लॉसेज है वो ठीक है ना, तभी आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा उसका। और आप रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे तो असेसिंग ऑफिसर चेक कैसे करेगा? और जब वो चेक ही नहीं कर पाएगा तो कोई लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं, छुट्टी, भूल जाओ। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। इफ पर्सन इनकर्स ए लॉस अंडर द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम, दे मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ लॉस इफ दे विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस फॉर फ्यूचर ईयर। बिजनेस में कोई लॉस हो गया, रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, वरना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैपिटल गेन में कोई लॉस हो गया, करना है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, अदर सोर्सेस के चैप्टर में याद होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कोई बंदा है, रेस हॉर्स होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, वहां पे अपने घोड़े लेके आता है, अपने घोड़े वहां पर लगाता है, उन घोड़ों को वो मेंटेन करता है, उन घोड़ों का वो मालिक है। उस रेस कोर्स का मालिक नहीं है, सट्टे जो लगा रहे हैं वो भी वो नहीं है, वो उन घोड़ों को मेंटेन करता है और उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल जाता है क्योंकि वो घोड़े वहां पर दौड़ते हैं। उससे अगर कुछ उसकी इनकम हुई है वो कहां जाएगी? अदर सोर्सेस। और उसके अंदर लिखा है जी वो जो इनकम है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने सालों तक? 4 साल तक। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। अदर सोर्सेज में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, याद होगा आई होप, राइट। नहीं है याद तो प्लीज रिवाइज जरूर करना, पिछला जरूर साथ साथ रिवाइज करते रहना थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ये 3 तरह के अगर आपके लॉसेज है, बिजनेस में लॉस है, कैपिटल गेन में कोई लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इन 3 से अगर आपका कोई लॉस आ रहा है, रिटर्न बिना फाइल किए आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसी लिमिटेड इनकर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 90 lakhs टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है, नाम से पता चल रहा है कंपनी है, राइट, मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3) बाय 31/10/25। 31/10/25 तक रिटर्न फाइल कर देना। फेलियर टू फाइल ऑन टाइम रिटर्न विल रिजल्ट इन लॉस नॉट बीइंग अलाउड फॉर कैरी फॉरवर्ड, अदरवाइज लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं तुम्हारा। कंफर्मेशन ऑफ लॉस बाय असेसिंग ऑफिसर, मतलब लॉस अगर इसके अलावा कोई और है, अब सोचो इसके अलावा और क्या लॉस हो सकता है? सैलरी से कोई लॉस आएगा? नहीं आएगा।
सैलरी से कोई लॉस नहीं आएगा कभी। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आएगा, यस, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी यहां पर कवर्ड नहीं है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं अगर मैंने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं भी की तो। यानी कि रिटर्न जो टाइम से फाइल करने वाला प्रोविजन है वो हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं चाहे मैंने लेट फाइल की रिटर्न, राइट। क्या इसके अलावा कौन सा होगा? बिजनेस प्रोफेशन, वो यहां पर कवर हो गया। कैपिटल गेन यहां पर कवर हो गया। अदर सोर्सेज के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है, जो होते हैं वो मैंने बता दिया। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा और कोई लॉस होगा ही नहीं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा कंफर्मेशन ऑफ लॉस बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर आपके लॉस को कंफर्म करेगा। रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन इसीलिए है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर चेक करना चाहता है। तो वंस रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड, असेसिंग ऑफिसर विल रिव्यू इट, दे विल कंप्यूट एंड कंफर्म द लॉस बाय सेंडिंग एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 157। आप रिटर्न फाइल करोगे, असेसिंग ऑफिसर उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद बताएगा जी हाँ ठीक लग रहा है, सब कुछ चाहिए तो स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद वो कंफर्म करेगा और आपको एक ऑर्डर इशू कर देगा, कहेगा जी एक्सेप्टेड, एक ऑर्डर इशू कर देगा अंडर सेक्शन 157। ओनली आफ्टर दिस कंफर्मेशन टैक्स पेयर कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस फॉर फ्यूचर ईयर्स। रिटर्न फाइल होगी, असेसमेंट कंप्लीट होगा, असेसमेंट के बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, सिंपल, ठीक है। तो आपका काम है रिटर्न फाइल करना, बाकी काम असेसिंग ऑफिसर का, अब चेकिंग उसकी काम है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस, कह रहा है रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). वही जो पहले पढ़ा हमने 139 मतलब 31 जुलाई 31 अक्टूबर, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उस टाइम के अंदर कर दो, राइट। देन इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, इफ देयर इज रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, द टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड विद लॉस। जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल की तो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। आप रिटर्न तो फाइल कर सकते हो लेट, कितना लेट अभी बताऊंगा, अभी आएगा आगे, बट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब आपके लॉसेस भाई खत्म, लैप्स खत्म हो गए, राइट। तो रिटर्न टाइम से करनी है फ्रेंड्स, लॉसेस के केस में तो खासकर। तो अगर आपके कभी फ्यूचर में आप प्रैक्टिस करो और आपके कुछ रियल क्लाइंट्स हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? जिसके लॉसेस है, क्योंकि भैया उसका तो लॉस हो जाएगा, बाकी सब पे तो कोई छोटी मोटी पेनल्टी पड़ेगी, छोटा मोटा इंटरेस्ट आएगा, उसका तो लॉस ही लैप्स हो गया, उसका तो सीधा सीधा 30% टैक्स का नुकसान करा दिया मैंने, राइट। एक्सेप्शंस, द रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस डज नॉट अप्लाई टू लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी बताया कि रिटर्न फाइलिंग पे डिपेंडेंट नहीं हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का फिर भी मिल जाएगा, ठीक है जी। It also does not apply to unabsorbed depreciation which can be carry forward regardless of whether a return of loss is filed. Unabsorbed depreciation हमने देखा था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में, unabsorbed depreciation बिजनेस लॉस का पार्ट होता ही नहीं, बिजनेस लॉस का पार्ट अनएब्सॉर्ब्ड होता ही नहीं है। हम डेप्रिसिएशन P&L में कितना चार्ज करते हैं? जितना प्रॉफिट है। बैलेंस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लास्ट क्लास में किया, यानी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इट इज सेपरेट, इट इज सेपरेट। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेक्शन भी इसका अलग है, सेक्शन 32 जो बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में आएगा डेप्रिसिएशन का, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिल्कुल अलग है। कह रहे हैं इसको भी आप कर दो क्योंकि ये लिमिट जो लगती है वो बिजनेस प्रोफेशन के लॉस पे लगती है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ही नहीं इसका पार्ट। और कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी भी बच गया और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी बच गया, राइट। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी बच गया यहां से। ट्रीटमेंट एज रिटर्न, राइट, अंडर सेक्शन 139(1), इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल की गई है। मतलब किसी ने अगर सेक्शन 139(3) जो कि रिटर्न ऑफ लॉस है, रिटर्न ऑफ लॉस है, ये फाइल की है टाइम से, कितने टाइम? 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक, तो यही माना जाएगा कि ये रिटर्न 139(1) में ही फाइल हुई है। इसको हम 139(1) की रिटर्न मानेंगे। 139(3) में प्रोविजन लिखे हुए हैं बट माना जाएगा कि ये रिटर्न 139(1) में ही फाइल हुई है, वही मानेंगे अब कि आपने टाइम से किया। बिल्कुल, एनी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(3) विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1), ensuring it is accorded with the same treatment as regular income tax filed on time। जैसे रेगुलर इनकम टैक्स को ट्रीटमेंट मिलता है वैसे आपकी रिटर्न ऑफ लॉस को भी वैसी ट्रीटमेंट मिलेगा, बिल्कुल सेम ट्रीट करेंगे। इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि ये 139(1) की ही मानना। प्रोविजन लिखे हैं 139(3) में लॉसेस से रिलेटेड,
बट आप जो फाइल करोगे वो मानी जाएगी कि आपने 139(1) में ही फाइल की है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रिटर्न ऑफ लॉस। कुछ डाउट है तो पूछ लो। देन आता है बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। बिलेटेड रिटर्न, फ्रेंड्स का बर्थडे आया, भूल गया, अगले दिन याद आया, ओहो दोस्त का बर्थडे था, अगले दिन फोन मिला के उसको बोला बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई, एनिवर्सरी भूल गया, बिलेटेड एनिवर्सरी। ऐसे इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न टाइम से फाइल करना भूल गया, कोई बात नहीं, लेट फाइल कर दो, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, राइट? बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139(4). 139(1) नॉर्मल इनकम, 139(1), 139 में सारे सेक्शन है। 139 पहला याद रखना, देखो 139 के अंदर सारे रिटर्न फाइलिंग के सेक्शन 139 में आते हैं। अब 139 में भी पहला नॉर्मल 139(1), 139(3) जो बात कर रहा है किसके लिए? रिटर्न ऑफ लॉस, और उसमें भी उसने बोला वो मानी जाएगी 139(1) में ही। 139(4) वो कह रहा बिलेटेड, नहीं कर फाइल कर पाए, लेट हो गए, कोई बात नहीं, सेक्शन 139(4) इनकम टैक्स एक्ट अलाउड टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इवन आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). 139 की ड्यू डेट के बाद भी कर दो, कह रहा तब भी मान लेंगे, राइट? बट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे इसमें, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, लॉसेस तभी होंगे जब वो 139(1) की टाइमलाइन के अंदर अंदर फाइल हो। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लेट फाइलर्स दो इट इज सब्जेक्ट टू फाइनल डेडलाइन। इसमें भी एक डेडलाइन है, ऐसा नहीं है कि मैं कब तक करूं जी, मैं 2 साल बाद करूंगा, बिलेटेड 2 साल बाद। अब भाई दोस्त को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं अब 6 महीने बाद उसको बिलेटेड बर्थडे विश करूंगा, 6 महीने बाद उसके एनिवर्सरी पे विश करूंगा, भाई वो अगले दिन हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन बाद, बस 2-3 दिन के अंदर अंदर आप बिलेटेड बोल सकते हो। उसके बाद तो बिलेटेड भी खत्म, उसमें भी तो टाइमलाइन होती है, वहां डिफाइन नहीं की हुई है, लेकिन वो हमारे अंदर से आती है, एथिकली वो टाइमलाइन है कि भाई इतने दिन में तो कर ही दो यार बिलेटेड। तो ऐसे यहां टैक्स में लिखी हुई है कि भाई इतने टाइम में तो कर ही दो। कब तक? देखो जी, फाइलिंग डेडलाइन फॉर बिलेटेड, ए बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड अप टू 3 months बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बता देता हूं, मेरा फाइनेंशियल ईयर है फ्रेंड्स 2024-25। इसकी मेरे को जो ये ईयर खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 25 को, ये साल खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ, 31 मार्च 25 को खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी रिटर्न कब फाइल करूंगा? 2025-26 में इसकी रिटर्न फाइल करूंगा। कब तक फाइल करूंगा? 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, जो भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 139(1). 139(4) बोल रहा है कि बिलेटेड, आप बिलेटेड भी कर लो। कब तक कर लो? कह रहा है ये जो असेसमेंट ईयर है इसके खत्म होने से 3 महीने पहले था। कब होगा ये खत्म? ये खत्म होगा जी 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 को ये असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से शुरू होकर 31 मार्च 26 खत्म। कह रहा है इससे पहले 3 महीने। कब? यानी कि ये रिटर्न जो फाइल होंगी बिलेटेड वो 31 दिसंबर 25 तक हो पाएंगी। बस असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक, वही पढ़ा मैंने, अभी दोबारा पढ़वाऊंगा। ठीक है जी, जब भी असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उससे 3 महीने पहले तक कर सकते हो, यानी कि 31 दिसंबर 25 तक बिलेटेड रिटर्न, चाहे आपकी डेट 31 जुलाई थी या 31 जून थी, 31 अक्टूबर थी, आपके ऊपर जो भी डेट एप्लीकेबल है, डेडलाइन स्किप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप 31 दिसंबर से पहले पहले कर लो। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने, मैंने रिटर्न फाइल कर दी 31 जुलाई को या 31 अक्टूबर को, असेसिंग ऑफिसर ने उस रिटर्न को चेक करके असेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 25 को उसका असेसमेंट भी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई मैंने रिटर्न फाइल कर दी, कब कर दी? मैंने 15 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दी या 15 सितंबर को रिटर्न फाइल कर दी, कोई दिक्कत नहीं। असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंच गई, ऑनलाइन सबमिट होती है। असेसिंग ऑफिसर ने उस रिटर्न को चेक किया, राइट? डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहा है ना, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट अब 6 महीने बाद 7 महीने बाद कभी भी रिटर्न को चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? 15 नवंबर को उस रिटर्न को चेक कर दिया और डन। तो कह रहा है जी जो आपकी बिलेटेड रिटर्न है फिर वो 15 नवंबर या उसके बाद नहीं हो सकती, खत्म बात।
असेसमेंट कंप्लीट हो गया है तो भी नहीं हो सकती। तो जो डेडलाइन है आपकी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की वो है 31 दिसंबर, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर 31 दिसंबर से पहले आपका असेसमेंट हो गया है तो आप असेसमेंट से पहले पहले ही कर सकते हो। मतलब एक बार असेसमेंट हुआ उसके बाद कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगी। अब आप बोलोगे मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं की, असेसमेंट कैसे हो जाएगा? आ रहा है डाउट किसी के माइंड में कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, बिलेटेड, आप कह रहे हो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की और असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया, रिटर्न चेक करके कर दिया, क्लोज हो गया, डन। क्या पॉसिबल है? किसी के माइंड में डाउट आ रहा है? एक बार मेरे को बताओ, किसी ने सोचा ये? मतलब मेरे बताते बताते किसी के माइंड में आया हो कि रिटर्न फाइल हो कैसे सकती है? ये डाउट आना बहुत जरूरी है। मैं तो भी बता के चला जाऊंगा कि जी असेसिंग, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए मेरे पास ये कि भैया असेसमेंट फाइल कैसे, असेसमेंट होगा कैसे? रिटर्न तो फाइल ही नहीं हुई, राइट? तो फ्रेंड्स, एक होता है बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। क्या होता है? बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट क्या कहता है? आपकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप रिटर्न फाइल करो। कब? इस टाइम तक। असेसिंग ऑफिसर के पास रिटर्न ही नहीं पहुंची। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपकी रिटर्न बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट के बेसिस पे कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड्स वो आपका असेसमेंट कर देगा। वो अज्यूम कर लेगा आपकी इतनी इनकम होगी, उसके बेसिस पे टैक्स निकाल देगा और उसके बेसिस पे आपको डिमांड नोटिस इशू कर देगा कि आप ये टैक्स पे कराओ। आपका असेसमेंट हो गया, आपका असेसमेंट हो गया, राइट? इट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। ये हो सकता है, यस हो सकता है। मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, मेरे असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर दिया, हो गया जी, असेसमेंट मेरा हो गया। अब मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ठीक है जी? तो मैंने आपको केस भी बना के दिखा दिया कि कौन सा ऐसा केस हो सकता है जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की फिर भी आपका असेसमेंट हो गया और आपकी बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन निकल गई, खत्म डेडलाइन। उसने 15 नवंबर को ये बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर दिया। नॉर्मली इतनी जल्दी होता नहीं है देखो, बट लॉ तो है। अभी मुझे प्रैक्टिकल लाइफ से हटके लॉ को समझना है और लॉ यही है, राइट? प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो जल्दी होता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। बेस्ट जजमेंट जल्दी से होते नहीं है, होते हैं तो बड़े बड़े एसएससी होते हैं, उनके होते हैं जिनकी मोटी मोटी रिटर्न्स जाती हैं। छोटे मोटों को वो पूछते नहीं ज्यादा। छोटे मोटों को क्या करेंगे? आपको नोटिस निकाल देंगे, ये आपकी रिटर्न नहीं आई अभी तक, रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, आपसे बोल बोल के करवा लेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। बिलेटेड कब तक फाइल होगी? 31 दिसंबर तक, या मेरा अगर असेसमेंट हो चुका है तब तक। उससे पहले फाइल कर दो। अगर एक बार इन दो में से कोई भी एक डेडलाइन निकल गई, कोई भी एक टाइमलाइन निकली, बस रिटर्न फाइल फिर नहीं हो सकती, ठीक है जी? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो, डाउट है तो डाउट लिख दो, रिपीट करवाना है रिपीट लिख दो, मैं फिर स्टोरी रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, क्लियर? डाउट है तो लिख दो क्या डाउट, अदरवाइज रिपीट करवाना, रिपीट। चलो जी, क्लियर आ गया, सुधीर ने क्लियर लिख दिया। चलो, सुधीर के क्लियर को मैं सबका क्लियर मान के चलता हूं, अनलेस अंटिल कोई स्पेसिफिकली लिख देगा, ठीक है? तो एग्जांपल, माधवी का भी आ गया क्लियर। एग्जांपल, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम 31 अक्टूबर 25 under section 139(1). However, if this deadline is missed, the company can still file belated return under section 139(4) by extended timeline by 31/12/25। 31/12/25 तक हो सकती है। But if assessment is completed by 30 नवंबर, belated return cannot be filed। और असेसमेंट मैंने आपको बता दिया कैसे हो सकता है, बिना रिटर्न फाइल किए भी असेसमेंट हो सकता है। बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट की पावर है। अगर आप शांत बैठे हुए हो, आप गवर्नमेंट के, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे, आप मुंह पर टेप लगा ली बिल्कुल ही, आपने कहा मैं तो बोलूंगा ही नहीं, तुम पूछते रहो, डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए नोटिस निकाल देगा। डिपार्टमेंट के पास पावर है बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट की, राइट? की पॉइंट्स,
फाइलिंग अ बिलेटेड रिटर्न में रिजल्ट इन पेनल्टीज और इंटरेस्ट चार्जेस एंड सर्टेन टैक्स बेनिफिट और डिडक्शंस में नॉट बी अवेलेबल। कह रहा लेट फाइलिंग करोगे उसकी वजह से आपके कुछ ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है, लेट फाइलिंग इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है, या कुछ बेनिफिट आपके खत्म हो सकते हैं। कौन से बेनिफिट? आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। कौन सा इंटरेस्ट? आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, याद करो सेक्शन 234A-B-C एडवांस टैक्स में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर एक सेक्शन था 234A, वो लगता था अगर आपने टाइमलाइन निकलने के बाद रिटर्न फाइल की है, टाइमलाइन निकलने के बाद रिटर्न फाइल की है, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर के बाद फाइल किया, 234A आ जाता था। बी भी लगेगा जितना फालतू टाइम है, राइट। और पेनल्टी ये आ गई फ्रेंड्स सेक्शन 234F, तो इंटरेस्ट भी पड़ेगा, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। फाइल कर सकते हो आप रिटर्न ऑफ लॉस, बट ट्राई करो टाइम से करने का। फिर भी अगर गलती से हो गई, भाई कई बार होता है, मजबूरी होती है, मैं नहीं कर पाया किसी वजह से, बीमार था, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन हो गई, तो ठीक है सेक्शन 139(4) है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है बस, राइट। अब सेक्शन 234F, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब वर्ड देखना फ्रेंड्स, फी लगाया इन्होंने, फी। पहले सेक्शन पढ़ लो, फी क्या है ये? फी पेनल्टी नहीं है वर्ड, फी। अब आप बोलोगे फर्क क्या है, पहले सेक्शन पढ़ लो फिर बताऊंगा अभी फर्क क्या है। सेक्शन 234 है डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, सेक्शन 139(1) में मैंने रिटर्न फाइल। अच्छा फ्रेंड्स, एक आपको बात बता दूं, प्रैक्टिकली आपको बात बताता हूं। नॉर्मली डेट क्या होती है? देखो 31 जुलाई है, जैसे मान लो किसी की डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई, राइट, 31 जुलाई 25 रिटर्न फाइलिंग की डेट है। मैंने 31 जुलाई 25 तक नहीं की, तो क्या होगा? मेरे ऊपर 234A जो लेट फाइलिंग के बाद एक इंटरेस्ट चालू होता है वो लग जाएगा। जो अभी पेनल्टी पड़ने वाला, वो पेनल्टी जिसको हमने फीस बोला, एक्चुअली पेनल्टी लेकिन फी बोला उसको, वो भी मेरे ऊपर पड़ेंगी। कितनी अभी बात करेंगे। लेकिन मान लो गवर्नमेंट ने 31 जुलाई को इस डेट को एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने बोला जी 31 जुलाई नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है एंड मोमेंट पे कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, सिस्टम में कोई ग्लिच हो गया, उनके ऑनलाइन उनका पोर्टल ही नहीं चल रहा। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब गवर्नमेंट को लगता है हमारी गलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है भाई हमारा ही पोर्टल गड़बड़ कर रहा है, लोग इसलिए फाइल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। अब उन्होंने 31 जुलाई की जगह इस डेट को बना दिया जी 10 अगस्त 25। उन्होंने कहा वही नई डेट 31 अगस्त 10 अगस्त 25। तो जितने लोगों ने 1 अगस्त 25 से लेकर 10 अगस्त 25 के बीच में रिटर्न फाइल की, क्या वो सेक्शन 139(1) की मानी जाएगी या 139(4) की मानी जाएगी? 139(4) की मानी जाएगी। आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना, किसी ने रिटर्न फाइल की है उस एक्सटेंडेड टाइमलाइन में, डेट बढ़ा के 10 अगस्त कर दी गई, 139(1) बोल रहा है 31 जुलाई, गवर्नमेंट ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया 10 अगस्त। मेरे पास एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया बनके कि जी डेडलाइन थी 31 जुलाई, बट ड्यू टू सम रीजन इट वाज एक्सटेंडेड टिल 10 अगस्त। मेरी जो टाइमलाइन मानी जाएगी 139(1) की मानी जाएगी, 139(4) की मानी जाएगी? क्या मैंने रिटर्न 139(1) में नॉर्मल फाइल की है या 139(4) में बिलेटेड फाइल की है? जो लोगों ने 1 अगस्त से 10 अगस्त, मेरे को आंसर चाहिए। एक आंसर आया है केवल माधवी का, कम से कम 2-3 लोग तो आंसर दो भाई, 3-4 लोग लिख दो, अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं जो बता रहा हूं आप लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, 2 आंसर आए हैं, और कोई 3 आंसर आ गए। सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वो रिटर्न 139(1) की ही मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक्सटेंड कर रही है टाइमलाइन, गवर्नमेंट के पास पावर है, डिपार्टमेंट के पास पावर है, सीबीडीटी के पास पावर है कि वो जो एक्ट में टाइमलाइन लिखी है उसको एक्सटेंड कर सकती है। और जब भी वो एक्सटेंड होगी टाइमलाइन, वो पार्ट होगी सेक्शन 139(1) का ही। तो आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे वो 139(1) ही मानी जाएगी। यानी कि अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। 234A की जो इंटरेस्ट था वो भी आपके ऊपर नहीं लगेगा, राइट। अभी 2-3 और आंसर आ गए, सबके आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, राइट। मतलब हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, अच्छी बात है। तो अब यहां पर फ्रेंड्स सेक्शन 234F क्या बोल रहा है जी? सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट अ फी फॉर द फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम विद इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). मतलब 139(1) में आपने रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं कर पाए, तो आपको फी देनी है। फी
है पेनल्टी, लेकिन फी बोला इन्होंने। द फी इज एप्लीकेबल व्हेन पर्सन फेल्स टू सबमिट देयर रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम। फी कितनी है जी? कह रहा है जी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक थी, कौन सी? टोटल इनकम। टोटल इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आती है, टोटल इनकम वो 5 लाख रुपए तक है। मेरी टोटल इनकम 5 लाख तक, 4, 4.5, 5 नील जो मर्जी है, तो मेरे को 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी है, फीस देनी है। फीस, पेनल्टी मत बोलना, तो मेरे मुंह से बार बार पेनल्टी निकलता है, क्योंकि एक्चुअली ये पेनल्टी है, ये ऐसा फीस बोल रहे हैं। अभी लॉजिक बताऊंगा क्यों बोल रहे हैं फी, राइट। 1,000, और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए की फी पे करनी है, फी पे करनी है 5,000 की, राइट। तो मेरी इनकम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, मेरी टोटल इनकम कितनी है जी? मैंने हिसाब लगाया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस सारा लगाया, और जी निकली जी 3,50,000 रुपए। कह रहे जी इसको रिटर्न फाइल कर लो अपनी, अगर टैक्स बनता है तो टैक्स पे कर दो, साथ में फीस आपको 1,000 रुपए देनी है, ये तो मैंडेटरी है। ये तो 5 लाख तक, चाहे आप नील की भी रिटर्न फाइल करोगे ना, वो कह रहा तब भी पड़ेगी, राइट। आपको फी देनी है अगर इनकम आपकी 5 लाख तक है, राइट। अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस कर गई, इट इज ग्रेटर देन 5 लाख, वो कह रहा है उस केस में आपको फीस जो देनी है वो 5,000 रुपए की देनी है, फीस जो देनी है वो 5,000 की देनी है। अब आप समझना बात को, उन्होंने वर्ड यूज किया फ्रेंड्स, फीस, फी पे किया, उन्होंने पेनल्टी नहीं बोला, उन्होंने बोला ये फी है, पेनल्टी नहीं है। क्यों बोला मैं बताता हूं आपको। इनकम टैक्स में मैंने पहले भी बताया कई बार, जब भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा तो पेनल्टी आपको खुद नहीं पे करनी, पेनल्टी डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा, और जब वो मांगेगा उसको मांगने से पहले आपको एक शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा। शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस में वो आपसे पूछेगा कि हम आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाने वाले हैं, अब आप बताओ हम आपके ऊपर क्यों ना लगाएं। आपने बता दिया जी, उस नोटिस का रिप्लाई किया, आपने बता दिया जी देखो ये रीजन थे, मैं बीमार था, मैं बाहर गया हुआ था, मैं वहां फंस गया, मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं कर ही नहीं सकता था, मैं तो हॉस्पिटलाइज था। आपने उसको रीजन बता दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी माफ, जेन्युइन रीजन है पेनल्टी माफ, जेन्युइन रीजन पे पेनल्टी माफ हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है, ठीक है। मतलब पेनल्टी मैंडेटरी नहीं है। अगर इसको ये पेनल्टी बोल देते तो क्या होता, जिसने भी लेट फाइल की, फिर डिपार्टमेंट उसको एक नोटिस इशू करता कि जी बताओ आपने रिटर्न लेट क्यों फाइल की, फिर वो अपना रीजन बताता कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, वो क्या 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 रीजन, आपको पता है रीजन तो कैसे क्रिएट हो सकते हैं, कोई भी रीजन आप बता दो अच्छा सा, कौन चेक करने आ रहा है। फीस माफ, डिपार्टमेंट की इंटेंशन ही नहीं है कि ये 5,000 या 1,000 आपके माफ हो, माफ नहीं करने, इसलिए इसको पेनल्टी ना बोल के उन्होंने एक नया नाम दिया फीस, कि ये फी है। पेनल्टी मैंडेटरी नहीं है लेकिन फी तो मैंडेटरी है, फी आपको खुद पे करनी है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो फी है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो जैसे ही डेडलाइन निकली उनका सॉफ्टवेयर खुद ही लगा देता है, कहता है आपको पे करनी है, इसके बिना तो रिटर्न ही नहीं जाएगी आपकी। 31 जुलाई 31 अक्टूबर निकली, इनकम के हिसाब से 1,000 5,000 जो भी है ऐड कर दो, हो गई ऐड। इसीलिए इन्होंने इसको फी बोला क्योंकि इसको मैंडेटरी बनाना था। पेनल्टी बोलते ही ये मैंडेटरी नहीं रहता, इसका मुझे कुछ नहीं करना था, मैं वेट करता डिपार्टमेंट के नोटिस का, नोटिस आया तो रिप्लाई करूंगा, और वो सेटिस्फाइड नहीं हुए वो बोलेंगे जी हम सेटिस्फाई नहीं है, आप पे करो तो पे करूंगा। यानी कितना लंबा प्रोसेस पेनल्टी के केस में, फी के केस में कोई प्रोसेस नहीं, रिटर्न फाइल करते टाइम खुद ही लग जाएगी, आपको टैक्स के साथ पे करनी है फी, इसलिए नया नाम दे दिया फी। कोई कहीं और नहीं मिलेगा ये नाम, आपको इसी में मिलेगा, इसी सेक्शन में है फी, बस खत्म, बाकी सब पेनल्टी है, राइट। तो कुछ भी चीज मैंडेटरी इकट्ठी करने के लिए पेनल्टी हटा दी इन्होंने, फी वर्ड ऐड कर दिया। पेनल्टी होते ही क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे मैंने आपको बता दिए, राइट। चलो जी, तो फ्रेंड्स ये हो गया जी सेक्शन 234F फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम 7 लाख। इफ ही फाइल इज रिटर्न ऑन 10 अगस्त 25 आफ्टर द ड्यू डेट, ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 5,000। एक्स की टोटल इनकम 4.5 लाख है, 1,000 रुपए उसको देनी है क्योंकि 5 लाख से कम है, ठीक है। तो ये हो गया जी। देन फ्रेंड्स रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम, नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी मैंने देख ली,
कब तक करनी है जी? 31 जुलाई से 31 अक्टूबर। लॉस की रिटर्न है वो भी 31 जुलाई 31 अक्टूबर तक ही करनी है अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। रिटर्न फाइल करना भूल गया, बिलेटेड कर दो, लेट कर दो। कब तक? असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर तक, और अगर असेसमेंट उससे पहले हो गया तो तब तक। लेट की है, फी लगेगी। कितनी लगेगी? 5 लाख तक इनकम है 1000, 5 लाख से इनकम ज्यादा है 5000, फी लगेगी। मैंने रिटर्न फाइल कर दी टाइम से, मैंने सब काम कर दिया अपना। गलती से मुझे याद आया कि भाई एक इनकम तो दिखाने से रह गई, कुछ नंबर फिगर जो है गलत चली गई, सेल की फिगर गलत चली गई, एक्सपेंस गलत दिखा गया, डेप्रिसिएशन गलत क्लेम कर गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कुछ भी गलती हो गई, रिटर्न के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई और मुझे बाद में पकड़ में आई। फाइल कर दो रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो, रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो। Section 139(5) provide for filing revised return if person discover any omission or incorrect statement in the original return filed under section 139(1) और section 139(4). यानी कि section 139(1) 31 जुलाई 31 अक्टूबर तक आपने फाइल की ओरिजिनल, या फिर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की अंडर सेक्शन 139(4). कह रहे हैं दोनों को आप रिवाइज कर सकते हो, दोनों को रिवाइज कर सकते हो। यानी कि 139(1) और 139(4) में जो रिटर्न फाइल हुई है वही रिवाइज होगी, और कोई रिटर्न रिवाइज नहीं होगी। और कौन सी? इससे अगला सेक्शन ही है। यानी रिटर्न तो बहुत सारे सेक्शन में फाइल होती है। डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू कर दिया, आपने फाइल नहीं की, आपने सब डेडलाइन निकल गई, 139(1) भी निकाल दी, 4 भी निकाल दी, डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू कर दिया मेरे को रिटर्न फाइल करो, रिवाइज नहीं हो सकती वो, आपने फाइल कर दी, नो रिवीजन इज पॉसिबल। तो 139(1) या 139(4) भी आप जो रिटर्न फाइल करते हो फ्रेंड्स, वही केवल रिवाइज होती है। उसके अलावा अगर गलती हो गई तो हो गई, अब डिपार्टमेंट पकड़ेगा, आपको पकड़ लिया गया तो अलग बात है, वो आप ठीक करेगा, जो इंटरेस्ट पेनल्टी आपको होंगी वो भुगतनी पड़ेंगी उस टाइम पर। लेकिन 139(1) और 4 की रिटर्न रिवाइज हो जाएगी। इसलिए रिटर्न के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है कि रिटर्न टाइम से होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है अगर डिपार्टमेंट पकड़ ले। राइट, द टैक्सपेयर इज अलाउड टू करेक्ट द रिटर्न बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। कितने टाइम के अंदर? सेम जो बिलेटेड रिटर्न की टाइमलाइन है वही इसकी है। बिलेटेड रिटर्न कब तक होती है जी? 31 दिसंबर, अगले साल की 31 दिसंबर, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर। कह रहे हैं वही, असेसमेंट पहले कंप्लीट हो गया है तो बस तब तक, सेम यहां लिखा है, कॉपी है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मेरा असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है? 24-25 का 31 मार्च 26, उससे 3 महीने पहले 31 दिसंबर 25, जो अभी थोड़ी देर पहले बिलेटेड में एग्जांपल लिया, सेम वही है। एग्जांपल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसी फाइल रिटर्न 31/10/25 एंड लेटर डिस्कवर एरर, द कंपनी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5) बाय मैक्सिमम डेडलाइन 31/5/25। 31/5/25 तक फाइल कर सकती है। नो रिवीजन आफ्टर असेसमेंट इज कंप्लीटेड, सेम 139(4) वाला कि एक बार असेसमेंट हो गया तब भी आप रिवाइज नहीं कर सकते। If assessment on the original return has already been completed, the revised return will not be allowed. आपने रिटर्न फाइल की, असेसिंग ऑफिसर ने 30 नवंबर को ही उसका असेसमेंट कर दिया, 30 नवंबर को असेसमेंट हो गया, तो उसके बाद अब वो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती क्योंकि अब असेसमेंट हो चुका है। अब गलती थी तो थी, ठीक है जी। एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड रिटर्न फाइल की 31/10, असेसिंग ऑफिसर ने 20/12 तक असेसमेंट कर दिया, कंपनी कैन नॉट फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर 20/12 as the assessment has been completed। तो असेसमेंट और 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पड़ेगा, बस तब तक मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर पाऊंगा, ठीक है जी। रिटर्न रिवाइज हो सकती है। अनलिमिटेड रिवीजन विद नो रिस्ट्रिक्शन, जितने मर्जी रिवीजन करो, रोज बैठ के रिवीजन करो, सारा काम धंधा बंद कर दो अपना, कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, अब मैं रोज सुबह शाम रिटर्न रिवाइज करूंगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ने पावर दे रखी है आपको, बिल्कुल सुबह शाम रिटर्न रिवाइज करो उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड द ओरिजिनल रिटर्न हैज नॉट येट बीन असेस्ड। रिटर्न आपकी जो सबसे पहली जो रिटर्न थी वो असेस नहीं हुई हो अब तक। एक बार असेसमेंट हो गया उसके बाद रिवीजन पॉसिबल नहीं है। जब तक असेसमेंट नहीं हो रहा तब तक जितने मर्जी रिवीजन करो, ठीक है जी। वंस द असेसमेंट इज कंप्लीटेड, ऑप्शन टू रिवाइज रिटर्न इज नो लॉन्गर अवेलेबल।
फिर उसके बाद कोई रिवीजन नहीं है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और 4। The option to file revised return is only available for return filed under section 139(1) और section 139(4). जैसा मैंने बताया, 1 ओरिजिनल 31 जुलाई 31 अक्टूबर, 139(4) belated, right? If return is filed under any other section, it cannot be revised. However, a return filed under section 139(3), return of loss is treated as return under section 139(1) and its revision is allowed. क्या कह रहा है? हमने पढ़ा सेक्शन 139(3). 139(3) क्या था? रिटर्न ऑफ लॉस। मैं लॉस की रिटर्न फाइल करता हूं, वो कहां जाएगी? 139(3) में। उसके प्रोविजन, उसके लॉ, उससे रिलेटेड जितने रूल्स है वो कहां लिखे हैं? सेक्शन 139(3) में। कह रहा है 139(3) में आपने रिटर्न फाइल की है, उसको भी यही माना जाता है कि वो 139(1) में फाइल हुई है। और जब वो रिटर्न 139(1) में फाइल हुई है, इसका मतलब उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब किसी ने 139(3) में भी रिटर्न फाइल की है, ऑल्दो लिखा नहीं है एक्ट में, बट वो भी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि 139(3) में लिखा हुआ है कि जो भी रिटर्न 139(3) में फाइल होंगी उसको माना जाएगा कि वो 139(1) में फाइल हुई है, और जो रिटर्न 139(1) में फाइल हुई है उसका रिवीजन हो जाएगा, राइट? ये सेक्शन 139(5) लिख रहा है। 139(5) लिख रहा है कि भाई 139(3) और 1 दोनों की रिटर्न रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न लॉस की है तो उसका रिवीजन नहीं हो सकता, उसका भी रिवीजन हो सकता है, क्योंकि वो मानी जाती है 139(1) की रिटर्न है। यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ लो फ्रेंड्स। यहां तक कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद वरना करेंगे अपडेटेड रिटर्न। अच्छा, अपडेटेड एक काम करता हूं, अपडेटेड ब्रेक के बाद करा देता हूं। अपडेटेड थोड़ा सा लंबा है, 5 मिनट का ले लो ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपडेटेड रिटर्न। कोई डाउट है तो तक पूछ लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। ठीक है, अगर कोई डाउट भी हो फ्रेंड्स लिख लेना, आप कोई डाउट भी हो लिख लेना, इतना टाइप कर देना, मैं ब्रेक के बाद पहले वो डाउट ले लूंगा एंड देन फिर अपडेटेड रिटर्न शुरू करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट 2 क्लास में हो जाएगा ये। मैं थोड़ा भगाता तो 1 क्लास में भी कर सकता था, थोड़ा एक्सटेंड करके, बट वो बहुत भागम भाग जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जल्दी नहीं करनी, कोई नहीं, फरवरी में 1 आधा क्लास आके खींच लेंगे। अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न किसको फाइल करनी है? अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न है क्या फ्रेंड्स? एक हमने देखा जी बिलेटेड रिटर्न, कि आप लेट फाइल कर लो। एक हमने देखा रिवाइज रिटर्न, कुछ गलती हो गई राइज कर लो। अपडेटेड फ्रेंड्स, आपने फाइल नहीं की तब भी फाइल हो सकती है, आपने गलत फाइल कर दी तब भी फाइल हो सकती है, राइट? अपडेटेड रिटर्न है क्या फ्रेंड्स? एलिजिबिलिटी, कौन फाइल कर सकता है? एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु हैज फाइल्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) और इवन बाय द पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न एट ऑल। चाहे उसने टाइम से रिटर्न फाइल की, चाहे उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल की, चाहे रिवाइज रिटर्न पहले फाइल कर रखी हो, और चाहे उसने रिटर्न फाइल ही नहीं की, कोई भी इंसान अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, राइट? कोई भी पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स, विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर मैं 24-25 की बात करूं, 2024-25, इसका असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? 2025-26 असेसमेंट ईयर ये है, राइट? 24-25 प्रीवियस ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26, राइट? कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 26। कह रहा है इस 31 मार्च 26 के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। 2 साल मतलब 26-27, राइट? 28, 31 मार्च 28, 31 मार्च 28 तक आपकी प्रीवियस ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल हो सकती है। 31 मार्च 28 तक आपकी रिटर्न फाइल हो सकती है अपडेटेड। खुश मत होना, खुश मत होना कि चलो डिले हो गया अपडेटेड फाइल कर देंगे, बिलेटेड की भी टाइम निकल गई तो अपडेटेड फाइल कर देंगे। अभी दिखाऊंगा इसके अंदर खतरनाक खतरनाक प्रोविजन है, अपना सर ओखली में कुछ डालोगे, राइट? इसमें फाइल करना मतलब अपने सर को ओखली में डालना, मूसली पड़नी है सर के ऊपर। ठीक है जी, देखो पहले तो डेडलाइन क्या है फिर से समझ लो। 24-25 प्रीवियस ईयर, उसका जब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 26, उसके 2 साल के अंदर अंदर,
रिटर्न फाइल करनी है। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इसका असेसमेंट ईयर 26 में खत्म होगा। 26 के बाद 2 साल 31 मार्च 28 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, पहला पॉइंट। अब चलते हैं आगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। कब नहीं फाइल हो सकती? अगर मैं वैसे बता देता हूं, फिर पढ़ भी दूंगा। अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती अगर आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो अपडेटेड, उसकी वजह से इनकम कम हो जाती है। आपने रिटर्न पहले फाइल की थी जी, कितने की? 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई। अपडेटेड इनकम में, अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप इनकम दिखाना चाहते हो 8 लाख की, कह रहा है अलाउड ही नहीं है। इनकम को कम नहीं करने देंगे, यानी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो फाइल कर लो। मतलब गवर्नमेंट कह रही है हमारा फायदा कराना चाहते हो तो फाइल कर लो, वरना नहीं करने देंगे। इनकम की रिटर्न फाइल की पहले और अब लॉस फाइल करना चाह रहे हो, नहीं अलाउड है। पहले लॉस की रिटर्न फाइल की थी, उस लॉस को बढ़ाना चाहते हो, कह रहे नहीं फाइल कर सकते। लॉस को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, कर लो, अपडेटेड अलाउड है। रिटर्न फाइल की, उसकी वजह से रिफंड बढ़ जाएगा आपका, अलाउड नहीं है। रिफंड नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि किसी भी हालत में उस पर्सन का फायदा नहीं होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करके। उससे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स मिलना चाहिए आपकी अपडेटेड रिटर्न से, तभी अपडेटेड अलाउड है। अदरवाइज अपडेटेड अलाउड नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार। एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ रिटर्न इज ऑफ, इफ इट इज अ रिटर्न ऑफ लॉस, इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। ऑलरेडी राइट, रिपोर्ट सेक्शन 139(1)(4)(5) कह रहा है लॉस की रिटर्न है, अपडेटेड नहीं करना देंगे। दूसरा वो कह रहा है टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो आप अपनी, कह रहा है अपडेटेड नहीं करने देंगे। इट लीड्स टू रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड, या तो आपका इससे रिफंड बन जाएगा या रिफंड बढ़ जाएगा, कह रहा है तब भी नहीं फाइल करने देंगे। कुल मिला के हमारा अगर फायदा हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, अगर आपका इनकम आपकी बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो आप रिटर्न फाइल करो अपडेटेड, अदरवाइज मत करो अपडेटेड। राइट, नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी बीन फाइल्ड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। एक बार अपडेटेड फाइल कर चुके हो, दोबारा नहीं कर सकते। फिर मतलब अपडेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, इफ ओरिजिनल रिटर्न वाज रिटर्न ऑफ लॉस, and updated return can be filed if it changes the return from loss to return of income। पहले लॉस की फाइल की थी, अब मैं जो अपडेटेड फाइल कर रहा हूं उसकी वजह से इनकम आ जाएगी, कह रहा कर लो फाइल, फिर कर सकते हो। राइट, तो कुल मिला के फ्रेंड्स नेट नेट में अगर आप समझो, उसकी वजह से गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। रिवाइज रिटर्न जो सेक्शन 139(5) में थी, उस रिवाइज रिटर्न में आप ओरिजिनल रिटर्न के कंपैरिजन में अपनी इनकम को कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, जो आपकी इच्छा है कर सकते हो। वो करेक्शन के लिए थी, करेक्शन कैसा भी हो सकता है, वो आपके फेवर में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट के फेवर में भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं अपडेटेड रिटर्न की फ्रेंड्स, वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में होगी, वो आपके फेवर में नहीं होगी। अब आप क्यों फाइल करोगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपको रात को सपने आने लगे हैं कि ये मैंने पैसा गलत तरीके से कमाया और ये पैसा मैं रिटर्न में नहीं दिखाया। अगर कल को डिपार्टमेंट को पता चल गया तो वो मेरे को ऐसा धोएंगे, और मेरे को उससे डर लगने लगा है। मेरे को रात को सपने में भी टैक्स डिपार्टमेंट दिखना शुरू हो गया है। तो मेरी आंखें अचानक खुली और मैंने सोचा अब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देता हूं, अब गवर्नमेंट को वो इनकम दिखा देता हूं। और मैंने इनकम रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को वो इनकम दिखा दी। मैं तभी फाइल करूंगा, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की? ठीक है ना। नॉर्मली अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं वही बोल रहा हूं, ओखली में सर, अभी ओखली में सर देखा ही नहीं आपने, दिखाता हूं ओखली में सर तो दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या करने वाले हैं। वो फाइल तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और अभी क्या होगा वो देखो। एडिशनल इनकम टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, एडिशनल इनकम टैक्स, यानी कि अपडेटेड रिटर्न जब फाइल करोगे आप, तो एक तो इनकम टैक्स जो बनता है, जो आज तक हमने सीखा, जो आपके ऊपर रेट लगता है, उस रेट के हिसाब से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, वो आपने कर लिया। यहां कह रहा है एडिशनल इनकम टैक्स, कह रहा है अपडेटेड लाए हो तो कुछ एडिशनल भी तो हमें देके जाओ। उस एडिशनल इनकम टैक्स की बात हो रही है, ओवर एंड अबव नॉर्मल इनकम टैक्स। राइट, टैक्स कैलकुलेशन फॉर अपडेटेड रिटर्न। इफ पर्सन हैज नॉट प्रीवियसली फाइल्ड अ रिटर्न,
पहले कभी फाइल ही नहीं करती मान लो, और अब वो फाइल कर रहा है, तो उसको अपडेटेड बोलेंगे। अगर वो 24 महीने के अंदर अंदर फाइल कर रहा है, सारी डेडलाइन निकलने के बाद कर रहा है, बिलेटेड की भी डेडलाइन निकल गई, उसके बाद फाइल कर रहा है, कब? असेसमेंट ईयर कंप्लीट खत्म होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर कर रहा है, कभी भी। मेरे इस एग्जांपल में जो मैंने अभी देखा 31 मार्च 28 तक कभी भी कर रहा है, पहले नहीं की, कभी भी पहले नहीं की। उस केस में एंड इज फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) दे मस्ट पे टैक्स। टैक्स पे करना है, जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो पे करना है। इंटरेस्ट भी निकालो उसके ऊपर, 234(a)(b)(c) सब कैलकुलेट करो। लेट फीस 1000 5000 जो भी आपके ऊपर बनती है वो भी पे करो एज पर दी अपडेटेड रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग दी एडवांस टैक्स टीडीएस। कुछ एडवांस टैक्स या टीडीएस आपने कर रखा था पहले, वो कम कर लो, वो नॉर्मल रिड्यूस कर लो, उसके बाद जो आपका बनता है वो आप पे करोगे। पहली चीज, अगर रिटर्न वॉज ऑलरेडी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), 5 ऑलरेडी आप अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हो 139(1) में 31 जुलाई अक्टूबर तक, या 139(4) में बिलेटेड, या 139(5) में रिवाइज रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो। उसके बाद आप चाहते हो कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करूं, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल शैल बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग एनी टैक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड। तो आपने जब रिटर्न पहले फाइल की होगी तो कुछ टैक्स वगैरह पे कर दिए होंगे, वो कह रहा है उसको एडजस्ट कर लो, बैलेंस जो बनता है वो मुझे पे कर दो, गवर्नमेंट कह रही है वो हमें पे कर दो। यानी अपडेटेड रिटर्न में जो आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है, पहले कुछ नहीं पे किया तो सारा पे कर दो, अब पहले ऑलरेडी पे कर चुके हो तो वो कम करके बैलेंस पे कर दो, ठीक है। साथ में एडिशनल इनकम टैक्स रेट, कुछ एडिशनल इनकम टैक्स भी लगेगा। वो कह रहा है अपडेटेड रिटर्न्स फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स कब से? असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर अंदर। मेरे इस एग्जांपल के अंदर 31 मार्च 26, इसके बीच में एक डेट आएगी 31 मार्च 27 और 31 मार्च 28 के बाद तो हो ही नहीं सकती। वो कह रहा है अगर आपने 27 तक कर दी, 31 मार्च 27 तक कर दी है, तो इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, 31 मार्च 27 तक अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, तो उस केस में आपको इफ सच रिटर्न्स फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(154) बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स राइट ऑफ द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर कर दी, 31 मार्च 27 जो मेरे एग्जांपल में अभी द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल विल बी 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन राइट 140(b)(1) और 2। 140(b) और 2 क्या बोल रहा है? ये वाला क्या कह रहा है? देखो, वो कह रहा है जी आपने मान लो 12 महीने के अंदर अंदर फाइल कर दी, तो कह रहा है जो भी आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर आप 25% टैक्स और दो। जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी आपने टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, मैंने कहा जी मेरी टैक्स लायबिलिटी आई, मेरी इनकम थी जी 15 लाख रुपए की, 15 लाख की मेरी इनकम थी अपडेटेड रिटर्न में। 15 लाख पे 1,40,000 का मेरा टैक्स बना, और इस पे मैंने एजुकेशन सेस ऐड किया 5600 का वो बना, तो 1,45,600। देख लेना करेक्शन, मतलब अमाउंट ठीक है गलत भी है, ठीक है मान लो ठीक है अमाउंट कि 1,45,600 का मैं पहले ऑलरेडी 50,000 का टैक्स पे कर चुका हूं, तो 95,600 की आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आई। एक तो आप ये पे कर दो राइट, एक तो आप ये पे कर दो, साथ में इसके ऊपर आपको 25% आपको और पे करना है राइट। आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल रही है उसके ऊपर 25% आप और पे करो, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 25% आप और पे करो, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है आपका राइट, वो इंटरेस्ट भी आपको पे करना है राइट, वो इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। देख लो एक बार फ्रेंड्स राइट, if return updated is filed within, if such return is filed after the expiry of time allowed under section 154 but before completion of period of 12 months right, end of relevant, the additional income tax payable 25% of the tax and interest calculated under section 140(b)(1) और 2। जो भी एडिशनल, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल रही है उसके ऊपर आपको 25% और पे करना है राइट। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैंने देखा जी मेरी जो इनकम आई निकल के आई, सपोज मैंने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की और मेरी अब इनकम निकल के आई 2 करोड़ रुपए की। 2 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा? 2 करोड़ की इनकम पे मेरा टैक्स जो बनेगा वो बनेगा जी 2 करोड़, 2 जीरो और लगा दो, 56 lakhs
90,000, इतने का मेरा टैक्स बनेगा। इसके ऊपर मेरा सरचार्ज लगेगा, याद है ना सरचार्ज, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 के ऊपर कितना, 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, कितने पे कितना सरचार्ज लगेगा, कोई बताएगा? सरचार्ज कितना लगेगा 2 करोड़ की इनकम? 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कोई बताएगा? 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% आपका सरचार्ज, और 2 करोड़ से ऊपर की अगर इनकम है तो 25% का सरचार्ज, याद होगा। तो यहां पर मेरा 15% का सरचार्ज भी लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 15%, 8,53,000, राइट, 8,53,500 रुपए का मेरा सरचार्ज हो गया। 8,53,500 प्लस 56,90,000, मेरी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज आएगी 65,43,500 की, प्लस इसके ऊपर एजुकेशन सेस कितना, 4%, 15% सरचार्ज हो गया एजुकेशन सेस, मल्टीप्लाइड बाई 4%, कितना आ गया जी, 2,61,740। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बनी, प्लस 65,43,500, राइट। तो इसमें 68,05,240। वो कह रहे हैं जितनी भी ये टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी, ये जो टैक्स लायबिलिटी फाइनल आई, कह रहा है इसका 25% हम हमें पे कर दो। इसमें कुछ इंटरेस्ट भी है वो भी ऐड कर लो, इसमें कुछ 234 ABC जो इंटरेस्ट पेनल्टी जो है सब ऐड कर लो। जो ऐड करने के बाद जो आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो आप अपडेटेड रिटर्न पे करोगे, उस पे 25% और ऐड कर दो। ये ओखली में सर देना कि ठीक है नॉर्मल टैक्स तो ठीक है, 25% एडिशनल टैक्स आपको देना है, 25% और आप इसके ऊपर दो, राइट। 25% और दो, वो इसी नाम का है कि आप इतनी लेट फाइल क्यों कर रहे हो, राइट। आगे बोलता है अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स बट विद इन 24 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स बट विद इन 24 मंथ्स मतलब मेरे इस एग्जांपल में 31 मार्च 27 के बाद की, बट 31 मार्च 28 तक मैंने कर दी। मेरे इस एग्जांपल में 31 मार्च 27 के बाद मतलब 1 अप्रैल 27 से लेकर 31 मार्च 28 के बीच में आखिरी 1 साल के अंदर मैंने किया है। तब उस केस में कह रहा है एडिशनल टैक्स और लगाएंगे, कितना, इफ सच रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड 12 मंथ्स बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, राइट, from the end of relevant assessment year, the additional income tax payable will be 50% of the tax and interest calculated under section 140B(1)(2). जो भी आपको यहां पर बोला, राइट, 140B(1) और 2, इनमें आपने जो भी टैक्स की कैलकुलेशन की, जो भी बनेगा 50% उसके ऊपर और एडिशनल टैक्स दो। 1 करोड़ की टैक्स की लायबिलिटी निकल के आई, 50 लाख और ऐड कर दो, अब हमें 1.5 करोड़ रुपए पे करो। ठीक है जी, क्लियर। मैं फिर रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स, यहां दोनों सेक्शन में ये बोला कि यहां 140B(1) और 140B(2) में जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर एडिशनल देना है। कितना, अगर 12 महीने में तो 25% और 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर 50%। अब यहां कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 140B(1) क्या बोल रहा है और 2 क्या बोल रहा है। 1 बोल रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखी है, सॉरी आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की पहले, आपने पहले इफ पर्सन हैज नॉट प्रीवियसली फाइल्ड अ रिटर्न, हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न, पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो कह रहा है कि आप अब अपडेटेड फाइल करना चाहते हो, कर दो, आप निकाल लो अपनी टैक्स लायबिलिटी, उसमें फीस जो है वो भी ऐड कर दो, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दो और फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। बस ये है 140B(1) की फाइनल अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लो और इसमें 25 या 50 और जोड़ दो, 25% या 50%। 12 महीने के अंदर कर रहे हो 25%, 12 महीने के बाद बट 24 महीने में कर रहे हो 50% और जोड़ दो, ये आपका फाइनल बनेगा टैक्स जो गवर्नमेंट को आपको पे करना है। वो कह रहा है जी 140B(2) ये वाला पोर्शन। 140B(2) क्या बोल रहा है, आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखी थी, अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप दोबारा कैलकुलेट करो अपना पूरा टैक्स, बिल्कुल दोबारा करो सारा, और उसमें जो ऑलरेडी आपने पे कर रखा था, रिटर्न फाइल की होगी तो टैक्स भी पे किए होंगे, वो रिड्यूस कर दो। कर दिया जी रिड्यूस, बैलेंस जो आया वो आप हमें पे करो, साथ में उसके ऊपर 25 या 50%, साथ में उसके ऊपर 25 या 50% और ऐड कर दो डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि कब आपने अपडेटेड फाइल की।
12 महीने में की 25%, 12 महीने के बाद बट 24 महीने में की 50%। बोलो जी, कोई डाउट है तो बताओ। यह है अपडेटेड रिटर्न, यह है अपडेटेड रिटर्न की एडिशनल टैक्स। कि नॉर्मल टैक्स तो आपको पे करना ही करना है। 143, 140B 1 और 2 कुछ नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे। जैसे करते आए थे वैसे ही करो, जैसे करते आए थे वैसे ही करो। फाइल नहीं करी थी तो पूरा निकाल लो, फाइल कर रखी थी पहले तो पूरा निकालो, उसमें से जो पहले ऑलरेडी दे दिया टैक्स वो काट लो। बस ये बोल रहा है, राइट। और उसके बाद 140B3 क्या बोल रहा है? एडिशनल टैक्स, कि जो भी आएगा, जो भी आपकी लायबिलिटी और आती है टैक्स की, जो कायदे से आती है बिल्कुल, उसके ऊपर 25 या 50 और जोड़ दो। ये है सेक्शन 140B की पेनल्टी, कि 25 या 50% और टैक्स देना है आपको। तो अपडेटेड अब किसी को फाइल करनी है कर लेना, क्योंकि देखो हर कोई एग्री हो जाता है कि भाई नॉर्मल टैक्स चलो मैं दे दूंगा, लेकिन उस टैक्स का 25% या 50% और मुझे देना है। यह है पेनल्टी, जो कि इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स आपसे ली जा रही है। अब बताओ यहां पर किसी को कोई डाउट है? आगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एडिशनल इनकम टैक्स, टैक्स इंक्लूड्स सरचार्ज एंड सेस। कह रहा है जब एडिशनल इनकम टैक्स निकालेंगे तो जो टैक्स है जिस पर एडिशनल निकालोगे उसके अंदर सरचार्ज भी ऐड कर देना, एजुकेशन सेस भी ऐड कर देना। जैसे मैंने अभी किया 2 करोड़ की इनकम पे, मेरी 2 करोड़ की इनकम पे मैंने टैक्स निकाला, मैंने उसमें सरचार्ज भी ऐड कर दिया और उसके ऊपर एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया। जो निकल के आया इसका 25%। यही बात बोल रहा है वहां पर कि सब कुछ ऐड कर दो, उसका 25% देना है या उसका 50% देना है। ठीक है, तो यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स एग्जांपल दिए हुए हैं। सिनेरियो, मिस्टर एक्स फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 ऑन 31 जुलाई 24 एंड पेड 2 लाख in income tax and interest. Mr. X later discovered that he has missed disclosing some income which will be increasing tax interest by 5 लाख. He can file updated return by 31 मार्च 27। राइट, 24 की रिटर्न है, 23-24 का असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? 2024-25 24-25 में असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा, इसके 2 साल के अंदर अंदर। तो 25 के बाद 26 के बाद 27 तक वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। फाइलिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च 26, मतलब 31 मार्च अगर 26 तक ही कर दे वो, तो उस केस में एडिशनल इनकम टैक्स जो पेबल होगा वो 25% होगा 5 लाख का, 1,25,000। राइट, क्योंकि उसका जो टैक्स है इट विल इंक्रीज टैक्स एंड इंटरेस्ट 5 लाख। जो टैक्स और इंटरेस्ट बढ़ेगा एडिशनल वो 5 लाख से बढ़ जाएगा। 5 लाख से बढ़ेगा तो 5 लाख का 25%, 1,25,000 और पे करो। 5 तो पे करो ही करो, 1,25,000 और पे करो। 31 मार्च 26 के बाद की, बट 31 मार्च 27 तक अगर वो कर देगा इस एग्जांपल में, तो 5 लाख का 50%, 2.5 लाख रुपए उसे और पे करना है। बताओ जी, इस पे कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ लो। कोई भी फ्रेंड्स इसके ऊपर डाउट है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। ठीक है जी, रिटर्न सारी फाइल हो चुकी हैं, सब तरह की रिटर्न फाइल करवा दी है मैंने। अब रिटर्न्स के अराउंड और कुछ प्रोविजंस चलेंगे जो कि उससे एसोसिएटेड है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर सेक्शन 139A, किस किस को पैन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है? किस किस को पैन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है? सारी थ्योरी है, बट जहां थोड़ा थोड़ा पॉइंट आ रहा है समझाने वाला वो समझाता चलूंगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, द फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन: इंडिविजुअल विद इनकम एक्सीडिंग टैक्सेबल लिमिट। इंडिविजुअल है, इनकम एक्सीड कर गई है टैक्सेबल लिमिट से, रिटर्न फाइल करना है। एवरी पर्सन देयर टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर हुम दे आर असेसेबल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, मतलब किसी और की इनकम के लिए मैं असेस होऊंगा। मतलब मेरे बेटे ने अर्न किया, मेरे को रिटर्न फाइल करनी है तो मेरे असेसमेंट होगा। उन सिचुएशन की बात कर रहा है, या तो मैं खुद या फिर किसी और की वजह से मेरा असेसमेंट होना है। उस सिचुएशन में ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, और वो इनकम एक्सीड कर जाती है उतनी अमाउंट से जो कि टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं होता। 3 लाख से मेरी इनकम एक्सीड हो गई, 3 लाख का अमाउंट चार्जेबल नहीं होता, 3 लाख से एक्सीड कर गई, मेरे को पैन नंबर अप्लाई करना है। ठीक है जी, पैन नंबर अप्लाई करना है। डेडलाइन 31 मई तक ऑफ असेसमेंट ईयर।
जिस साल में एक्सीड करेगी इनकम उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में 31 मई तक फाइल कर देना पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन। बिजनेस प्रोफेशन विद सेल्स टर्नओवर एक्सीडिंग 5 लाख। बिजनेस प्रोफेशन है, टर्नओवर मेरी 5 लाख क्रॉस हो गई। पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन विद टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट लाइकली टू एक्सीड 5 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी भी प्रीवियस ईयर में ये लगता है कि भाई टर्नओवर क्रॉस हो गई है या हो जाएगी 5 लाख से, पैन नंबर के लिए अप्लाई करो। डेडलाइन कब तक करनी है? शुड बी सबमिटेड बाय एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 31 मार्च तक आपको कर देना है पैन नंबर के लिए अप्लाई। रेजिडेंट्स एंगेजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अबव 2.5 लाख। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो कि 2.5 लाख से ऊपर के हैं, राइट, उस केस में भी आपको पैन नंबर अप्लाई करना है। फॉर रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल हु एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एग्रीगेटिंग 2.5 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। दिस इंक्लूड्स पर्सन सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑफिस वेयर, एनी अदर कॉम्पिटेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच एंटिटी। राइट, अगर ये लोग भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तब भी पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है। डायरेक्टर कंपनी के लिए, पार्टनर फॉर्म के लिए, एचयूएफ करता एचयूएफ के लिए, राइट, तो उस केस में भी करना है। डेडलाइन कब तक करना है? 31 मई, असेसमेंट ईयर की 31 मई। पर्सन एंगेजिंग इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बता दिए कि अगर ये होते हैं तब भी आपको पैन नंबर अप्लाई करना है। एनी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। बोर्ड कौन? जब भी मैं बोर्ड बोलूं तो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जब भी मैं बोर्ड बोलूं, जब भी कहीं पर बोर्ड वर्ड लिखा हुआ देखे एक्ट के अंदर, तो वो CBDT है। एनी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन प्रेस्क्राइब बाय बोर्ड, कुछ ट्रांजेक्शंस जो CBDT ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कि भैया अगर आपने ये किए तो आपको फिर पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई पर्सन उन ट्रांजेक्शंस में जाता है अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल रूल 114BA स्पेसिफाइड दैट पर्सन डिपॉजिटिंग withdrawing cash of 20 lakhs or more in financial year or one or more accounts with banking company, cooperative bank or post office, person opening a current account, cash credit account with such institutions may apply for PAN। तो बोर्ड को जहां पर भी लगेगा वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, भाई ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस में अगर आप एंटर करोगे, ऐसी ट्रांजेक्शंस आप करोगे तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे एक सैंपल के लिए ट्रांजेक्शन बताया कि अगर आप किसी अपने अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा पैसा जमा कराते हो या निकालते हो तो आपके पास पैन नंबर मैंडेटरी है, आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। डेडलाइन कब तक की है? इन सच केस एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड 7 days बिफोर द ट्रांजेक्शन। जब भी ट्रांजेक्शन करना है 7 दिन पहले पैन नंबर अप्लाई कर देना, यानी कि बिना पैन नंबर के ट्रांजेक्शन होंगे ही नहीं। बैंक में 20 लाख से ज्यादा जमा कराना है, बैंक जमा ही नहीं करने देगा, कहेगा पैन ही लेके आओ। आप लोगों को मैंने अप्लाई नहीं किया, कहेंगे जाओ घर। यानी कि इन ट्रांजेक्शंस में जाने के लिए आपके पास पैन नंबर मैंडेटरी है, आप पैन पहले ही 7 दिन पहले अप्लाई कर दो। पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बोल दे कि भैया पैन अप्लाई करो, उसको करना पड़ेगा। या असेसिंग ऑफिसर किसी को बोल दे, असेसिंग ऑफिसर ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, वो किसी को बोल दे जी आपको पैन अप्लाई करना है, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम कम है, करना है उसे। एनी अदर पर्सन हु इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर। वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ पैन। वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ पैन, मेरी इच्छा हो रही है पैन अप्लाई करने की। कितना कमाते हो जी? कुछ नहीं कमाता, पैन अप्लाई करना है, कर सकता हूं? यस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एनी पर्सन इवन नॉट फॉलिंग अंडर अबव कैटेगरीज मे अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ट्रांजेक्शंस वेयर पैन इज टू बी सबमिटेड मेंशन्ड, मैंडेटरी है, रूल 114B। ये कह रहे हैं ट्रांजेक्शंस जहां पर पैन मैंडेटरी है, रूल 114B। एवरी इंडिविजुअल मस्ट कोट देयर परमानेंट अकाउंट नंबर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अगर आपने इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन किया, आपको पैन नंबर कोट करना ही पड़ेगा। आप सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल आप परचेज करोगे, पैन नंबर देना है उस कंपनी को। ओपनिंग अकाउंट, कोई आप अकाउंट ओपन करवाते हो, डिपॉजिट अकाउंट, राइट, सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, कोऑपरेटिव बैंक किसी के साथ भी कह रहा है पैन नंबर देना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कोई अप्लाई करते हो, कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है आपने, डेबिट कार्ड के अप्लाई कर रहे हो, पैन नंबर देना है। डीमेट अकाउंट, शेयर्स में ट्रांजेक्शन करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलता है, शेयर मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट खोला है, पैन नंबर देना है।
होटल्स की पेमेंट करते हो 50,000 से ज्यादा की, आप घूमने जाते हो होटल के अंदर पेमेंट करते हो जी 50,000, रूम बुक करवाया 50,000 से ज्यादा की वहां पेमेंट किया आपने, पैन नंबर मैंडेटरी। फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो 50,000 से ज्यादा की पेमेंट हो रही है, पैन नंबर मैंडेटरी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा, पैन नंबर मैंडेटरी। डिवेंचर या बॉन्ड ले रहे हो कितने, 50,000 से ज्यादा किसी कंपनी के इंस्टीट्यूशन के, पैन नंबर मैंडेटरी। परचेस कर रहे हो आरबीआई के बॉन्ड 50,000 से ज्यादा, रिजर्व बैंक के, पैन नंबर मैंडेटरी। कैश डिपॉजिट कर रहे हो कैश ओवर 50,000 इन बैंक, बैंक में 50,000 से ज्यादा का कैश जमा कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, सिंगल डे में, पैन नंबर मैंडेटरी। सिंगल डे की बात हो रही है, वो जो पहले 20 लाख बताया वो पूरे साल की, ये सिंगल ट्रांजेक्शन, राइट, मैंडेटरी। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक, परचेज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इन कैश एक्सीडिंग 50,000, बैंक से आपने डीडी बनवाया 50,000 से ज्यादा का कैश में, पैन नंबर मैंडेटरी, राइट। टाइम डिपॉजिट, कोई टाइम डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, आप वो करवाते हो कितने, 50,000 से ज्यादा का, राइट। या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 से ज्यादा, या पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा, पैन नंबर मैंडेटरी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट बाय कैश, बैंक, पे ऑर्डर और बैंकर चेक एक्सीडिंग 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, पैन नंबर मैंडेटरी। 50,000 से ज्यादा की ऑनलाइन मोड से इस तरह से पेमेंट कर रहे हो, चेक, ड्राफ्ट, इनके थ्रू, पैन नंबर मैंडेटरी। एलआईसी की कोई पेमेंट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा की, पैन नंबर मैंडेटरी। सेल परचेज कर रहे हो किसका, सिक्योरिटीज क्या, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, 1 लाख से ज्यादा की पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स के अलावा, शेयर्स इसमें कवर नहीं है, शेयर्स के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन करते हो 1 लाख से ज्यादा का, पैन नंबर मैंडेटरी। अनलिस्टेड शेयर परचेज करते हो कितने के, 1 लाख से ज्यादा के, राइट। बाइंग सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड वही होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, 1 लाख से ज्यादा का, पैन नंबर मैंडेटरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ और सेल एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं चाहे परचेज कर रहा हूं, पैन नंबर मैंडेटरी। सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर एनी ट्रांजेक्शन नॉट कवर्ड अबव एक्सीडिंग 2 लाख, कोई ट्रांजेक्शन जो ऊपर कवर्ड नहीं है, कोई सेल परचेज का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं 2 लाख से ज्यादा का, पैन नंबर मैंडेटरी, राइट। तो इन सारे ट्रांजेक्शंस में पैन नंबर मैंडेटरी है। और एनी ट्रांजेक्शन नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, और भी किसी ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर देगा उसमें भी पैन नंबर मैंडेटरी। इन सारे नंबर ट्रांजेक्शंस में पैन नंबर के बिना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपको अपना पैन देना ही देना है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक वाले आपसे क्या कहते हैं, आप बोलते हैं जी डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं जी आप आधार और पैन ले आना, बस आप बोलोगे पैन नहीं है, वो कहेंगे जी अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो पहले पैन नंबर अप्लाई करो फिर अकाउंट खुलवाने जाना। चलो जी, ट्रांजेक्शंस बाय माइनर, कोई माइनर है 18 साल से कम का बच्चा है, फिर क्या करेगा, ए माइनर हु हैज नॉट टैक्सेबल इनकम एंटर इनटू ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग पैन, ऐसे ट्रांजेक्शन में एक माइनर है वो ऐसे एक ट्रांजेक्शन करता है जिसमें पैन की जरूरत है। दे शुड कोड द पैन ऑफ देयर फादर, मदर और गार्जियन, वो अपने फादर, मदर या गार्जियन का पैन नंबर वहां कोड कर सकते हैं। फॉर्म 60 डिक्लेरेशन, पैन नंबर नहीं है, फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दो। इफ इंडिविजुअल डज नॉट पजेस ए पैन एंड इज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, दे मस्ट सबमिट ए डिक्लेरेशन फॉर्म 60 डिटेलिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, पैन नंबर नहीं है, ट्रांजेक्शन अकाउंट नहीं खुलेगा। बैंक को मैंने फॉर्म 60 साइन करके दे दिया, अकाउंट खुल जाएगा। फॉर्म 60 के अंदर डिक्लेरेशन होती है जिसके अंदर वो आपसे काफी सारी आपकी डिटेल ले लेते हैं, राइट। तो वो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उस केस में पैन नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, सेक्शन 139AA, रूल 114AAA। कोटिंग ऑफ आधार नंबर मतलब आपको आधार प्रोवाइड कहां करना है वो भी बता दिया जी। आजकल तो इनकम टैक्स में आधार बहुत ज्यादा हो गया ना, बिना आधार के आपके बिना आधार नंबर के रिटर्न की फाइल नहीं हो सकती, आपका आधार नंबर लिंक्ड होना चाहिए पैन नंबर से आपके, राइट। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से एवरी इंडिविजुअल एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर मस्ट कोड। 1 जुलाई 2017 से जो भी लोग एलिजिबल है आधार के लिए, इंडिया के जितने भी सिटीजन है सब आधार के लिए एलिजिबल है। तो जो भी पर्सन आधार के लिए एलिजिबल है, जो एलिजिबल ही नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, जो आधार के लिए एलिजिबल है, कब से, 1 जुलाई 2017 से, इन दी एप्लीकेशन फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आप अपना आधार नंबर दोगे, मैंडेटरी है, पैन नंबर बिना आधार के नहीं होगा। दूसरा, इन दी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से इनकम टैक्स की रिटर्न में भी मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको अपना आधार नंबर देना है। तो अब जब आईटीआर अपनी फाइल करोगे, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे, तो उसमें भी आप अपना
आधार नंबर दोगे। इफ पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर दे मस्ट कोड द एनरोलमेंट आईडी फ्रॉम देयर आधार एप्लीकेशन इन द पैन एप्लीकेशन और वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास आधार नंबर नहीं है, बट मैंने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है। जब मैं आधार के लिए अप्लाई करता हूं फ्रेंड्स, तो एक एनरोलमेंट आईडी मिलता है मेरे को, एनरोलमेंट नंबर मिलता है, एंड एक तरह से आप बोल सकते हो आधार एप्लीकेशन नंबर, आधार एप्लीकेशन आईडी। कह रहे हैं आपके पास वो आईडी है, आप वो आईडी मेंशन कर दो, पैन एप्लीकेशन में वो आईडी मेंशन कर दो, रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें भी वो आईडी मेंशन कर दो, बट करना पड़ेगा। तो या तो अप्लाई, या तो आधार है तो वो कोड करो, वरना पहले आधार अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो कोड कर देना। ठीक है जी। इंटीमेशन ऑफ आधार फॉर एग्जिस्टिंग पेन होल्डर्स, जिनके पास पहले से पेन होल्डर था, ये तो था इन डेडलाइन का 1 जुलाई 17, राइट, 19, 1 अप्रैल 19, वो कह रहे हैं पुराने भी तो पेन थे जिनको इससे पहले पेन मिले हुए थे, उनका क्या, वो नहीं करेंगे। कह रहे हैं उनका भी इंटीमेशन ऑफ आधार फॉर एग्जिस्टिंग पेन होल्डर्स, मतलब सब हर पेन होल्डर को आधार देना ही देना है। एनी इंडिविजुअल हु वाज इशूड ए पेन ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2017, क्योंकि देखो 1 जुलाई 2017 के बाद बिना आधार के पैन नंबर बनेगा ही नहीं, तो अब आधार नंबर दोगे पैन बन के आएगा, ऑटोमेटिकली वो लिंक होगा, कुछ नहीं करना। लेकिन वो कह रहा है 1 जुलाई 2017 से पुराने केसेस, उनका क्या करें, उन्होंने तो लिंक नहीं करवाया, उनके तो आधार तो दिए ही नहीं। वो कह रहे हैं एनी इंडिविजुअल हु वाज इशूड पेन बिफोर 1 जुलाई 2017 इज एलिजिबल फॉर एन आधार नंबर मस्ट प्रोवाइड देयर आधार डिटेल्स बाय 30 जून 2023। कह रहा है 30 जून 2023 तक जरूर दे देना अपना। बीच में आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स, काफी टाइम शोर रहा था कि पैन नंबर आपको लिंक करवाना है, पैन नंबर से लिंक करवाना है आधार, अगर नहीं होंगे तो पेनल्टी पड़ेगी। सुना होगा आप लोगों ने, ये वही है, ये पुराने वालों के लिए था, जो पुराने केसेस थे, राइट, 1 जुलाई 2017 से पुराने जो केसेस थे, क्योंकि उसके बाद जितने भी पेन अप्लाई हुए वो ऑटोमेटिकली लिंक थे सबके। उससे पहले के लोग क्या कर रहे थे, वो आधार दे ही नहीं रहे थे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कह रहा है जी लिंक करवा दो, डिटेल दे दो, दे ही नहीं रहे। डिपार्टमेंट ने बोल दिया जी 30, बहुत एक्सटेंड हुई थी, बहुत टाइम से वो एक्सटेंड किए जा रहे थे बार बार कि अब इतनी, अब इतनी, अब इतनी कर दो, कर दो। फाइनली गवर्नमेंट ने बोला जी 30 जून 2023 तक कर देना, वरना उसके बाद पेनल्टी, और उन्होंने लगानी शुरू कर दी थी पेनल्टी, राइट। फेलियर टू डू सो विद रेंडर देयर पेन इनऑपरेटिव। उसके बाद उन्होंने बोल दिया जी आपके पेन को इनऑपरेटिव कर देंगे, आपका पेन चलेगा ही नहीं, कोई आपके पेन की डिटेल वेरीफाई करेगा, होगी नहीं, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाओगे, आपको ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया गया, राइट। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट, दिस सेक्शन डू नॉट अप्लाई इंडिविजुअल हु रिजाइड इन आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। भाई आप आसाम में रहते हो, जम्मू कश्मीर, मेघालय में रहते हो, कह रहे हो ये प्रोविजन आप पे नहीं लगेगा। आर नॉन रेजिडेंट एज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स 1961, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 योर स्टेटस इज NR। 3 स्टेटस थे, ROR, NOR, NR। जो तीसरा वाला था NR, वो नॉन रेजिडेंट हो, कह रहा है आपको जरूरत नहीं है। आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा की है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में आप 80 साल अपने पूरे कर चुके हो या 80 साल से ज्यादा की हो, कह रहे हो उस केस में भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, आपको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, नॉर्मली आपके ऊपर आधार ही अप्लाई नहीं होता, आधार होगा ही नहीं। जब आधार ही नहीं होगा तो किस बात का फिर पैन लिंक किससे कराऊंगा, ठीक है। तो हर जगह यही बोला है जो एलिजिबल है आधार के लिए उसी को लिंक कराना है, जो एलिजिबल है। तो ये लोग एलिजिबल नहीं है आधार के लिए, एलिजिबल नहीं है तो इनको लिंक भी नहीं करवाना, राइट। इफ इंडिविजुअल प्रोवाइड देयर आधार नंबर आफ्टर 30 जून देयर पैन विल बी रीएक्टिवेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ आधार इज शेयर। 30 जून 2023 तक जिसने नहीं करवाया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया था, बल्क में सबके पैन नंबर इनऑपरेटिव कर दिए थे, पैन नंबर चलने बंद हो गए, यूज होने बंद हो गए थे पैन नंबर। फिर उसके बाद लोग दवा दवा के भाग भाग के करवाने शुरू कर दिया, पेनल्टी दे देंगे, सबने करवा लिए अपने, क्योंकि भाई जिसको ट्रांजैक्शन करने करवाएगा, और जो नहीं करवाने आ रहा है वो रियल केसेस है कि भैया उसको जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो बंद कर, अपना हटा साइड कर। जो फर्जी वाले थे वो भी सब बंद हो गए, क्योंकि आधार से पहले पता क्या था, बड़ा दिक्कत थी, एक एक बंदे ने 3-3, 4-4 पैन अप्लाई कर रखे हैं, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। आधार से लिंक होके क्या हुआ, अब हर बंदे का एक पैन, बाकी जितने भी थे वो इनऑपरेटिव, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया 30 जून के बाद जितने सब इनऑपरेटिव, अब जो आधार से लिंक होगा वो ऑपरेटिव होगा। और
आधार से कौन सा एक ही लिंक होगा, आप एक आधार से मल्टीपल लिंक नहीं करा पाओगे। यानी बाकी जो आपके पेन थे एक्स्ट्रा वो सब इनऑपरेटिव आज भी पड़े हैं। तो अच्छा खासा बल्क में इनऑपरेटिव पेन निकले हैं। लोगों ने 2, 3, 4 अलग अलग जगह देने के लिए, इसको कोई और आधार, इसको कोई और आधार, पेन, इसको कोई पेन, इसको कोई पेन, इसको कोई पेन, टैक्स बचाने के लिए मल्टीपल पेन इलीगल है, क्राइम है फ्रेंड्स इनकम टैक्स में। मल्टीपल पेन नहीं हो सकते आपके पास, एक ही पेन हो सकता है बस, राइट। फी फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार, वो कह रहा है आपने इंटीमेशन नहीं किया आधार का, जो अभी हमने बात किया, तो उसके लिए फी देखो, अगेन फी, पेनल्टी नहीं है, फी। जो मैंने बोला पेनल्टी बोलते तो गवर्नमेंट को मांगनी पड़ती शो कॉज नोटिस के थ्रू, फी बोला तो आपको अब देनी है, मैंडेटरी हो गई, ये आपको ही देनी है। इफ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर अंडर सेक्शन 139AA बट फेल्स टू डू सो बाय 1 अप्रैल 22, दे विल इनकर ए फी एज फॉलो, 500 रुपए तक फीस देनी है। मतलब देखो आधार जो इनऑपरेटिव किए वो इन्होंने किए 30 जून 2023 को, 30 जून 2023 तक भी जिसने नहीं करवाया अपना लिंक, उनके पैन नंबर इनऑपरेटिव, बट पेनल्टी उससे पहले लगा दी। पेनल्टी उन्होंने बोल दिया था कि अब जिसके भी होंगे कब, 1 अप्रैल 22 के बाद। वो कहते हैं 1 अप्रैल 22 से पहले जिन्होंने करा लिया ठीक है, 1 अप्रैल 22 के बाद जिन्होंने भी करवाए उनकी ऊपर फीस लगेगी 500 रुपए की। और अगर आपने करवाए कब, अगर आपने करवाए 30 जून 22 के बाद, राइट, 30 जून, 1 अप्रैल 22 के बाद कराए 500 रुपए, 30 जून 22 के बाद कराए तो 1000 रुपए की फीस। मतलब जिनका आज भी इनएक्टिव पड़ा है और उसको अगर ऑपरेटिव करवाना है तो उसको 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, उस टाइम में प्रैक्टिस किया करता तो मैंने भी बड़े सारे क्लाइंट्स के ये फीस भरी गई है। उस टाइम वो करा नहीं रहे थे, उनसे मांग मांग के थक गए, करा लो जी, करा लो करा लो, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, हुई नहीं। फिर दवा के लोगों ने फीस पे की है, खूब फीस पे की है। ठीक है जी, तो ये था फ्रेंड्स। देन कोटिंग ऑफ आधार नंबर इन प्लेस ऑफ पेन, चलो एक काम करेंगे, ये वाला कर लेते हैं लास्ट आज, बाकी फिर करेंगे अगली क्लास में। पॉइंट नंबर 11 और कर लेते हैं, कोटिंग ऑफ आधार नंबर इन प्लेस ऑफ पेन नंबर, राइट। पेन नंबर की जगह, राइट, आप आधार नंबर भी दे सकते हो। वो कह रहे हैं कि पेन नंबर की जगह आधार नंबर भी दे सकते हो कई जगह पर। कहां पर, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई रिगार्डिंग द यूज ऑफ आधार नंबर इन प्लेस ऑफ पेन। कहा, इंडिविजुअल विदाउट ए पेन, इंडिविजुअल जिसके पास पेन नंबर नहीं है, राइट। इफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कोड देयर पेन बट हैज नॉट बीन अलॉटेड वन एंड possess एन आधार नंबर, कोई बंदा है जिसको पेन नंबर कोड करना है कहीं पर, बट उसके पास पेन है ही नहीं, पेन उसे मिला ही नहीं, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वो कह रहा है आप आधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम आधार से भी मान जाएंगे। दे कैन यूज देयर आधार नंबर इंस्टेड, सच इंडिविजुअल विल बी अलॉटेड ए पेन ऑटोमेटिकली एंड डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर पेन सेपरेटली। वो कह रहा है उस केस में आप आधार दो, पेन हम खुद ही अलॉट कर देंगे। आप आधार दो, पेन नंबर हम खुद ही आपको अलॉट कर देंगे, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इनकम टैक्स के पोर्टल पे फैसिलिटी है, आप वहां अपना आधार नंबर बताओ, आपको ऑनलाइन पेन, डिजिटल पेन इश्यू हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर इंडिविजुअल्स विद ए पेन, इफ पर्सन ऑलरेडी हैज ए पेन एंड हैज लिंक्ड देयर आधार नंबर टू इट, आपके पास पेन है और आधार नंबर आपने उससे लिंक करा रखा है, उस केस में कह रहा है दे कैन यूज देयर आधार नंबर इन प्लेस ऑफ पेन। कह रहा है उस केस में आप आधार भी यूज कर लो, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। दिस अलाउ फॉर द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पेन एंड आधार नंबर, यानी कि आप पेन और आधार को एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई पर्सन जिसके पास पेन नहीं है वो आधार देगा, वो कह रहा है आधार के बेसिस पे पेन हम आपको खुद इशू कर देंगे, आप आधार नंबर दे दो। और जिसके पास पेन है और उसने आधार से उसको लिंक करवा रखा है तो वो भी आधार नंबर दे सकता है, हमारे लिए एक ही बात है। ठीक है, और एक ये छोटा सा प्रोविजन, चलो छोटा सा छोड़ दो क्योंकि कुछ अगली क्लास के लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, अगली क्लास के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं फिर। या फिर ये है कि 1 घंटा लगा के आज ही करवा दूं, देखो कितना, 1 मिनट दो मेरे को देखने दो, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा। देखो अभी क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट छोटा सा है, कोटिंग ये भी छोटा सा है, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न छोटा सा है ये भी, वेरीफाइंग रिटर्न, और उसके बाद पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम स्पेसिफाइड है, काफी है अभी। देखो डिफेक्टिव रिटर्न भी है, फिर इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट भी है। ठीक है, नहीं करते आज, लगेगा टाइम थोड़ा सा, 1 घंटे में होगा नहीं है, होगा नहीं 1 घंटे में,
ये 12वां पॉइंट और कर लेते हैं, ये वाला पेज पूरा हो जाएगा, पेज नंबर 10 हमारा, पेज नंबर 10 पूरा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 और कर लेते हैं बस, उसके बाद पॉइंट नंबर 13 ऑनवर्ड्स अगली क्लास में कर लेंगे सारे। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। रूल 114 बोल रहा है, टू अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन एन इंडिविजुअल मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 49A। एक फॉर्म 49A होता है, अगर आप पैन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म के अंदर वो आपकी सारी डिटेल पूछता है, कभी फॉर्मेट देखना हो ना गूगल पे डाल के देखना, फॉर्म 49A या फॉर्म फॉर फाइलिंग पैन, तो उसका फॉर्मेट आ जाएगा, उसमें डाल देना फॉर्मेट इन पीडीएफ में आ जाएगा, या वर्ड या जो भी देखना है आपको, तो उसमें आप देखना, उसमें आपकी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटो, वो सारी डिटेल फिल करवाएंगे और फिल करवा के वो आप सबमिट कर दोगे। सबमिट कर दोगे तो आपके पास पैन नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो फॉर्म 49A होता है। और 49AA अगर कोई फॉरेन सिटीजन है, कोई बाहर का बंदा है, फॉरेन सिटीजन, इंडिया में पैन नंबर अप्लाई कर रहा है, क्यों करेगा जी? बाहर का बंदा इंडिया में परमानेंट नंबर पैन नंबर अप्लाई क्यों करेगा? एक बाहर का बंदा इंडिया में आता है, काम करता है, इंडिया में उसका स्टेटस है एनआर, वो बहुत ज्यादा आता है, इंडिया में उसका स्टेटस निकल गया आरओआर हो सकता है, इंडिया के अंदर 182 दिन से ज्यादा कोई रुक जाएगा, आरओआर हो जाएगा। सिटीजन कहां का है, कहीं का भी हो जाए, रेजिडेंशियल स्टेटस याद होगा, कोई पर्सन इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रुक गया, क्या हो गया? रेजिडेंट बन गया ना। कोई रेजिडेंट बन गया, इंडिया की जो इनकम है उसके ऊपर रूल्स हमने पढ़े थे कि वो इनकम इंडिया, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी, तो उसकी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया में उसको रिटर्न भी फाइल करनी है, और इंडिया में रिटर्न फाइल करने के लिए उसको इंडिया का पैन नंबर भी चाहिए। तो फॉरेन सिटीजन हो सकता है जिसको कि पैन नंबर इंडिया में अप्लाई करना है, तो इंडिया में पैन नंबर अप्लाई करेगा। तो कह रहा है अगर आप इंडियन हो तो फॉर्म 49A में करो, अगर आप फॉरेन सिटीजन हो 49AA में करो। 49AA की कुछ और एडिशनल उसमें चीजें पूछ लेता है, राइट, कुछ और एडिशनल उसके अंदर रिक्वायरमेंट आ जाती है। दी एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें कह रहा है प्रूफ ऑफ आईडी दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस दो और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दो, राइट। ये 3 चीजें इसके अंदर दो। अपना प्रूफ ऑफ आईडी, नॉर्मली इसके अंदर हम क्या है, आधार ही लगा देते हैं, क्योंकि वो आधार प्रूफ ऑफ आईडी का भी काम करता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी काम करता है। उसके अंदर आपका एड्रेस भी है, उसके अंदर आपकी आईडी भी है, तो ये दोनों का काम कर जाते हैं। आप आधार लगा दो, और आप आधार मैंडेटरी है तो किसी और चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। और एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, नॉर्मली जो आधार है वही प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी बन जाता है आपका, क्योंकि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी है। तो केवल आप आधार लगा देते हो ना, तो ये तीनों का काम हो जाता है। मतलब केवल आधार अगर आपके पास है, यू कैन अप्लाई फॉर पैन। ठीक है जी। और अगर कोई फॉरेन सिटीजन है तो उसको ये तीनों चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके पास तो आधार होगा नहीं। आधार नहीं होगा तो प्रूफ ऑफ आईडी भी देगा वहां का अपना, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देगा और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी देगा। तो नॉर्मली वो अपने वहां के जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, आईडी प्रूफ होते हैं, वो नोटराइज चाहिए होते हैं, वहां से नोटराइज करा के वो लोग भेजते हैं। क्योंकि हम लोगों ने मैंने एक बार करवाया था एक फॉरेन सिटीजन का। मैं एक कंपनी में काम करता था, उसके अंदर फॉरेन डायरेक्टर थे, तो कुछ रिक्वायरमेंट आई थी कि डायरेक्टर्स के पास पैन नंबर होना चाहिए इंडिया का। तो हमने एक बड़ी फर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछा जी 2 डायरेक्टर हैं, पैन नंबर अप्लाई करना है, फॉरेन के हैं। उन्होंने 10,000 रुपए फीस कोट की थी, और ये बात है 2009 और 10 की, आप लगा लो कितने साल पहले, मतलब करीब 14-15 साल पहले 10,000 रुपए पर पैन उन्होंने फीस कोट की थी अप्लाई करने के लिए। हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, हम खुद ही कर लेंगे। ढूंढा, पढ़ाया, कर करा के 49AA में फॉर्म भर दिया, वहां से डिटेल मंगवाई। और आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, वहां के जो नोटराइज डॉक्यूमेंट आते हैं ना, फॉरेन सिटीजन जो होते हैं, उनसे हमने बोला जी ये रिक्वायरमेंट है, तो उनके वहां के एड्रेस आईडी प्रूफ चाहिए थे, और वो नोटराइज चाहिए थे हमें, राइट, नोटराइज चाहिए थे। अब अपने यहाँ नोटराइज में क्या होता है, आप अपना प्रूफ लेके जाओ, नोटरी बैठा हुआ है जो स्टैंप पेपर बेचते हैं वही नोटरी है, वो जाएगा, वो आपकी शक्ल नहीं देखेगा, वो आपका ओरिजिनल नहीं देखेगा, जो मर्जी उठा के फोटोकॉपी लेके जाओ, उसको नोटराइज कर दो, वो लगाएगा ठप्पा, एक उस पर स्टिकर मतलब स्टैंप जो लगती है, मैं उसको स्टिकर बोल रहा हूं, मेरे लिए स्टिकर ही है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। आप मेरे को बताओ क्या वैल्यू है, कोई भी जाके लगवा लो उसे, 60, 70, 80, 100 रुपए उनकी फीस होती है, वो आपको ठप्पा लगाएंगे, दे देंगे और कह देंगे जाओ हो गया नोटराइज। अब बताओ इस नोटराइज का फायदा क्या हुआ? उसने कुछ चेक किया, आईडी उसको चेक करना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था आप ओरिजिनल लाओ, क्या आपकी आपकी शक्ल वेरीफाई करनी चाहिए थी, सब देखनी थी, कौन देख रहा है नहीं। लेकिन उनके जो नोटराइज होके आए थे, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरे आज भी माइंड में है, जो उनके नोटराइज होके आए थे, सबसे पहले 1 सवा महीना लग गया उन्हें नोटराइज देने में। क्यों? नोटरी ऐसा नहीं होता,
वो नोटरी जाएंगे, यूके की बात है फ्रेंड्स, वो पहले नोटरी से अपॉइंटमेंट लेंगे कि नोटरी जो करेगा वो उनको अपॉइंटमेंट देगा जी इस दिन इस टाइम पे आपको आना है। वो उस टाइम आप अपने सारे ओरिजिनल पूरा, जैसे इंटरव्यू होना है प्रॉपर, जैसे वीजा के लिए इंटरव्यू होना है वैसे ही सब लेके जाओगे। वो आपकी शक्ल देखेगा, वेरीफाई करेगा आप वही हो नहीं हो, सारे ओरिजिनल चेक करेगा। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर सील लगाएगा और सील लगाने के बाद उनको पूरा पैक कर देगा और उसके ऊपर वो लेमिनेशन कर देगा कि आप उसको अल्टर ना कर पाओ। मतलब इतना बढ़िया नोटराइज होके आए थे, मैं देखता रह गया। मैंने कंपेयर किया, मैंने यार हमारे यहां तो वो जाओ, अभी मैं किसी को ऑफिस बॉय को भेजूंगा या नोटराइज करा ला, वो मेरे डॉक्यूमेंट नोटराइज करा लाएगा, चाहे वो अपने आप ही करा रहा हो खुद ही। मतलब कोई जिसको जो कराना है कर लो, तो उनका बड़ा सिस्टम अलग है, राइट। तो मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था, बट हमारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें करना है। कोई इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे कि कैसे नोटराइज होगा जी, क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ज्यादा कोई कुछ आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। आपको पैन नंबर अप्लाई करने के लिए सेक्शन 49A फॉर्म 49A फाइल करना पड़ेगा। फॉरेन सिटीजन फॉर्म 49AA, ठीक है जी। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहां पर क्लोज होती है। अगली क्लास परसों। कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव सेशन, राइट, उनकी नोटिफिकेशन, उनकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। चलो जी फ्रेंड्स, अगर आप कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। अब थोड़ा मैं भागा, आज की अगर मैं क्लास थोड़ा फास्ट चलाता तो आज भी हो सकती थी, ये पूरा चैप्टर आज हो सकता था। आधा पौना घंटा फालतू लगता और शुरू से मैं थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट चलता, बट कोई नहीं, फास्ट नहीं चलना है फ्रेंड्स, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। एक दो क्लासेस फालतू भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैं इस क्लास को क्लोज कर दूंगा। बाद में भी आती है तो आप रिवीजन करना, बाद में कोई डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना डाउट। मंडे, आज मंडे है ना, ट्यूसडे वेंसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा और फ्राइडे से अपना कैपिटल गेन शुरू करेंगे। अब बैक टू बैक बड़े चैप्टर हैं, कैपिटल गेन, देन बिजनेस प्रोफेशन, देन सैलरी, देन इनकम टैक्स खत्म। चलो जी, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। वेंसडे को मिलते हैं सेम टाइम 8 o'clock।